अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 71 भोपत डाकू। नाग ने अजदा से मुखातिब होकर कहा, क्या इस काले भूत जादूगर के साथ कोई बकरी भी थी? अजदा ने अदब से सर झुकाकर कहा, जरूर थी मेरे आका, मगर वो बकरी तो भाग गई। कहाँ? नाग ने बेचैन होकर पूछा। अजदा बोला, कल रात ये काला भूत उस बकरी को शायद ज़िबा करने की तैयारी कर रहा था कि वो मौका पाकर फरार हो गई। सारी रात काला भूत उसे तलाश करता फिरा, मगर वो उसके हाथ ना आई। अजदा से नाग ने पूछा, क्या तुम जान सकते हो कि बकरी इस वक्त कहाँ होगी? अजदा ने सर झुकाकर कहा, मेरे देवता, अगर मैं जमीन के अंदर चली गई होती तो मैं उसे पाताल की गहराई से भी निकाल कर आपके सपुर्द कर देता। मुसीबत यह है कि बकरी जमीन के अंदर नहीं गई, बल्कि जमीन के ऊपर कहीं घूम रही है। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हैं? अजीम देवता, क्या वो कोई खास किस्म की बकरी थी? हाँ, नाग ने कहा, वो बड़ी खास किस्म की बकरी थी। इतना कहकर नाग मंदिर से बाहर आ गया। अंबर जंगल में उसका इंतजार कर रहा था। जब नाग की जुबानी उसने सारा वाकया सुना तो उसका मुंह लटक गया। इतनी मुसीबतें सहकर इतना लंबा सफर करके वो यहाँ तक पहुंचे थे और यहाँ आकर मालूम हुआ कि मारिया वहां भी नहीं। मारिया कहाँ चली गई होगी? अंबर ने पूछा। नाग कुछ सोचकर बोला, मारिया की जानवर की शक्ल में है। इस सर्द वीरान इलाके में वो कहाँ जा सकती है? किसी बर्फानी चीते के हत्थे चढ़ गई तो वो उसे खा जाएगा। किसी गडरिये ने बकरी ली तो वो उसे अपने रेवड़ में शामिल करेगा और हम उसे कभी ना पहचान सकेंगे। फिर हमें क्या करना चाहिए? अंबर ने कहा, तलाश तलाश और तलाश, इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। खुदा का नाम लेकर यहाँ से एक बार फिर मारिया की तलाश शुरू करते हैं। और अंबर और नाग वहाँ से निकलकर एक तरफ रवाना हो गए। अब हम मारिया का हाल मालूम करते हैं। काले भूत के चुंगल से निकलकर जब जंगल में भागी तो भागती ही चली गई। दरख्तों झाड़ियों में दौड़ने के बाद एक झील पर आ गई। बकरी ने उसमें छलांग लगा दी। झील के पार एक खो में छुप गई। रात का बाकी हिस्सा वहाँ गुजारने के बाद मुंह अंधेरे अगली सुबह वहाँ से निकली और एक तरफ को रवाना हो गई। उसे कोई खबर न थी कि आगे क्या है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है। बस वो काले भूत से आज़ादी पाकर खुश थी और भागती चली जा रही थी। बर्फ के मैदान अब खत्म हो गए थे। सिर्फ दरख्तों पर कहीं कहीं बर्फ जमी दिखाई दे रही थी। सर्दी बहुत ज्यादा थी। पहाड़ी इलाका संगलाह था। टीले ही टीले थे जो जमीन पर दूर तक फैले हुए थे। बकरी चलते चलते थक गई। एक मकाम पर उसने तालाब देखा जिसके किनारे झाड़ियां थी। बकरी ने पेट भरकर घास खाया, पानी पिया और आराम करने एक दरख्त के नीचे लेट गई। इतने में वहां एक गडरिया आया। उसने दूर से देखा कि एक बकरी दरख्त के नीचे पड़ी है। पहले तो ये समझा कि उसके अपने रेवड़ की बकरी है, मगर जब उसने अपनी बकरियां गिनी तो पूरी थी। उसने अपनी बकरियों से बिल्कुल अलग थलग मालूम हो रही थी। वो गडरिया समझ गया कि दूर दराज के किसी रेवड़ से बिछड़कर ये बकरी वादी में आ गई है, इसे पकड़ लेना चाहिए। चुनाचे गडरिया ने रस्सी का एक फंदा बनाया और उसे आहिस्ता आहिस्ता लहराता बकरी की तरफ चला। जब वो करीब आया तो उसकी आड़ से बकरी चौंक कर भागी। गडरिये ने जोर से फंदा उसकी तरफ फेंका। वो बकरी के गले में जा पड़ा। बकरी फंस गई। गडरिये ने उसे खींच लिया और अपने रेवड़ में शामिल कर लिया। घर ले जाकर उसने बकरी को खुला नहीं छोड़ा, बल्कि उसे बांध कर रखा। बकरी यानी मारिया कुछ कुछ सोच सकती थी। उसे बकरी होने की वजह से लोगों की शक्लें, आवाज़ें, दरख्त के पत्ते पत्थर भी धुंधले धुंधले दिखाई देते थे। उसे अंबर और नाग का बिल्कुल ख्याल नहीं आता था। इतना उसे एहसास ज़रूर था कि वो इंसान थी और जादू के जोर से बकरी बन गई थी। पहले वो कहाँ थी, किसके साथ थी, कहाँ रहा करती थी, ये उसे बिल्कुल याद नहीं था। ये ख्याल कि वो पहले इंसान थी और बकरी नहीं थी उसे बार बार मजबूर करता कि वो भागे, किसी ऐसी जगह जाए जहाँ वो कोशिश करके फिर से इंसान बन सके। बस मारिया बकरी ने यहाँ से भी भागने की कोशिशें शुरू कर दी। गडरिया हर वक्त उसके गले में रस्सी बांधे रखता था। वो भाग नहीं सकती थी। एक हफ्ता गुजर गया। एक रोज दूर किसी देहात से एक चपटी नाक वाला आदमी सर पर टोपी रखे लंबा चोगा पहने आया और गडरिये से बातें करने लगा। वो एक बकरी खरीदना चाहता था। गडरिये ने उसे कई बकरियां दिखाई। चपटी नाक वाले आदमी की नजर अचानक मारिया बकरी पर पड़ गई। वो उसके करीब आ गया। झुक कर देखने के बाद कहने लगा, इसके दाम क्या होंगे? गडरिये ने कहा, 10 रुपए होंगे। ये बड़ी खास बकरी है, आला नस्ल की है। चपटी नाक वाले भक्षु ने 10 रुपए अदा करके बकरी खरीद ली। उसने बकरी की रस्सी थामी और उसे अपने साथ रेड़ी पर बिठाकर पहाड़ी रास्तों पर चल पड़ा। सारा दिन सफर करने के बाद शाम के वक्त एक ऐसे पहाड़ी मकाम पर पहुंचा जहां कहीं कहीं पत्थरों पर बर्फ जमी थी। दरख्त भी बेशुमार खड़े थे। उनके पत्ते झड़ चुके थे और कहीं कहीं टहनियां बर्फ से बोझल हो रही थी। एक पथरीला रास्ता दरख्तों के नीचे से जाता था। रेडी उस रास्ते पर चलने लगी। रेडी के आगे एक बादामी टट्टू जता हुआ था जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। बक्षु ने बकरी की रस्सी रेडी के डंडे से बांध रखी थी। मारिया बकरी ने रास्ते में कई जगह पर भागने की कोशिश की, मगर वो रस्सी की वजह से ना भाग सकी। पहाड़ी सड़क के कहीं एक चक्कर काटकर रेडी एक तिकोनी मंदिर की सीढ़ियों के आगे रख गई। सीढ़ियों के ऊपर चबूतरा था। चबूतरे पर दरवाजा था। उसके ऊपर सफेद और सुर्ख झंडे लगे थे जो हवा में फड़फड़ा रहे थे। रेडी की आवाज़ सुनकर 2-3 भक्षु मंदिर के अंदर से बाहर आ गए। उन्होंने रेडी में जब बकरी बंधी थी वो देखी तो बड़े खुश हुए। पालगन, तुम बड़ी अच्छी बकरी लाए हो। अलामा, इस बकरी की कुर्बानी पसंद करेंगे। पालगन भक्षु मुस्कुराया। पूरे 10 रुपए खर्च किए हैं मैंने। माल अच्छा मिल गया है, इसे लेकर ऊपर आ जाओ। पालगन भक्षु ने
बकरी मारिया को चबूतरे पर खींच लिया। फिर सारे बख्शुओं ने बारी बारी बकरी को टटोल कर देखा। बकरी को मंदिर की एक कोठरी में जाकर बांध दिया गया। पालगन ने मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले, अगरबत्ती सुलगाकर हाथ में पकड़ी और मंदिर के सबसे बड़े पुजारी यानी अलामा से मिलने उसके कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया। एक बख्शु बाहर पहरा दे रहा था। पालगन ने अंदर पैगाम भिजवाया। लामा ने उसे अंदर बुला लिया। कमरे के अंदर लामा एक जगह संदल की चौकी पर गौतम बुद्ध की सोने की मूर्ति के आगे दो जानू बैठा इबादत कर रहा था। दाएं बाएं चांदी के गुलदानों में सफेद फूल थे। फर्श पर कालीन बिछा था। छत से सोने के झाड़ फानूस लटक रहे थे। दीवारों के साथ अलमारियों में गौतम बुद्ध के सोने के बड़े कीमती बुद्ध और जवाहरात रखे थे। पालगन अगरबत्ती अगरदान में लगाकर एक तरफ खामोश होकर बैठ गया। लामा इबादत से फारिग हुआ। उसकी नाक भी चपटी थी। चोगा उसका रेशमी था और बटनों की जगह हीरे लगे थे। सर पर मोतियों वाली तिकोनी जर्द टोपी थी। चेहरे पर बड़ी नरमी और शाइस्तगी थी। उसने अपनी पुरकशिश आंखों से मुस्कुराकर पालगन को देखा। नरम आवाज में बोला, कुर्बानी के लिए बकरी मिल गई? पालगन ने अदब से सर झुकाकर कहा, जी मेरे आका मिल गई। बकरी बड़ी उम्दा है और सेहतमंद भी है। लामा उठकर सोफे पर बैठ गया। उसकी उंगलियों में कितनी ही अंगूठियां थी जिनमें कीमती जवाहरात लगे थे। हमारी वादी में भेड़ें तो मिल जाती हैं मगर बकरियां नहीं मिलती। मैंने इसलिए तुम्हें दूर इलाकों में भेजा था। मुझे खुशी है कि तुम हमारे महात्मा बुद्ध की कुर्बानी के लिए एक सेहतमंद बकरी लाए हो। पालगन ने गर्दन झुकाकर हाथ सीने पर बांधकर कहा, ये मेरा फर्ज था मेरे आका। लामा ने एक तश्त से कुछ कटे हुए फल उठाकर पालगन की तरफ फेंके। फल के टुकड़े कालीन पर गिर पड़े। पालगन ने अदब से शुक्रिया अदा किया और फिर झुककर अपने मुंह से सारे फल उठा लिए और बकरी की तरफ उल्टे कदमों वापस चलता निकल गया, क्योंकि इस इलाके में किसी की जरूरत न थी कि वह लामा की तरफ पीठ करके चले। लामा को उस बुद्ध मंदिर का अवतार समझते थे। मारिया बकरी एक कोठली के सहन में बंधी थी। उसके कान में यह भनक पड़ गई थी कि उसे यहाँ कुर्बान करने के लिए लाया गया है। मारिया बकरी बहुत परेशान थी और वहां से भागने के तरीकों पर अपने हैवानी दिमाग में गौर कर रही थी। जानवर होने की वजह से उसके शऊर में पुख्तगी नहीं थी। वह जरा सोचती और फिर भूल जाती और घास खाने लगती। जानवर होने की वजह से उसे मौत का खौफ नहीं था। इंसान होने की वजह से वो किसी वक्त परेशान होकर उठ खड़ी होती और चारों तरफ देखने लगती। वहां से फरार होना बहुत मुश्किल था। दिन में उसे 3 बार घास डाला जाता। कितने ही पुजारी उसे आकर देखते, टिटोलते और एक दूसरे से कहते, बड़ी सेहतमंद बकरी मिली है इसे इस बार। ये आवाजें मारिया को साफ साफ सुनाई देती थी और खौफजदा करती थी। 1-2 बार उसने रस्सी तुड़ाने की कोशिश भी की मगर नाकाम रही। आखिर कुर्बानी की रात आ गई। चांद निकला हुआ था। मंदिर को संदल के पानी से धोया गया। बहुत मक्खन दूध डाला गया। बकरी को खूब मिलकर नहलाया गया। उसके गले में फूलों के हार डाले गए। उसके गर्दन पर संदल से निशान लगाया, यहाँ से गर्दन काटी जाएगी। मारिया की जान निकल रही थी। अब उसे पूरा एहसास था कि उसे कत्ल करने के लिए, कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। कुर्बानी से पहले आखिरी दीदार के लिए बकरी को लामा की खिदमत में पेश किया गया। पालगन बकरी मारिया को लेकर लामा के कमरे में ले गया। लामा बड़े शानदार नए कपड़े पहनकर इबादत में मसरूफ था। पालगन बकरी को लेकर दीवार के साथ लगकर अदब से बैठ गया। अचानक लामा ने इबादत करते करते महसूस किया कि कमरे में कोई औरत भी मौजूद है। उसने आंखें खोलकर देखा। कमरे में पालगन और बकरी के सिवा और कोई नहीं था। लामा परेशान हो गया। मंदिर में किसी औरत का दाखिला ममनू था। औरत कमरे में कोई नहीं थी मगर लामा को औरत की बू महसूस हो रही थी। वो इबादत से उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा कि शायद ये बकरी की बू है, मगर उसे औरत के बालों की बू साफ महसूस हो रही थी। उसने आंखें खोल दी। उठकर पालगन के करीब आया। बकरी के पास आते ही औरत की बू तेज हो गई। लामा घबरा सा गया। उसने 2 कदम पीछे हटकर बकरी को गौर से देखा। पालगन हाथ बांधे खड़ा था। आका, आपके आखिरी आशीर्वाद के लिए बकरी को लाया हूं। मगर लामा अपने ख्यालों में गुम था। उसने पालगन से पूछा, पालगन इस बकरी को कहां से लाए हो? हजूर, वादी के गडरिये से खरीद कर लाया हूं। उसने ये बकरी कहां से ली थी? पालगन ने सर जरा सा टेढ़ा करके कहा, मेरे आका, उसके रेवड़ की बकरी थी मगर सबसे अलग बांध कर रखी थी। उसने कहा था कि ऐसी बकरी मेरे सारे रेवड़ में नहीं है। जब ही तो इसकी कीमत भी ज्यादा थी। लामा गहरी सोच में गुम था। औरत के बालों की तेज बू बराबर उसके नथनों में आ रही थी। लामा का जहन चक्कर खा रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या इस बकरी पर किसी चुड़ैल का असर है? अगर ऐसी बात होती तो बकरी मंदिर में दाखिल होते ही तड़प कर मर जाती, क्योंकि मंदिर में कोई भी हैवान या जिन भूत बुरी नीयत से नहीं आ सकता था। पालगन ने लामा को अपने ख्यालों में गुम देखा तो सर झुकाकर बोला, हजूर, क्या इस बकरी को आशीर्वाद ना देंगे? ओह हाँ हाँ। लामा जैसे चौंक पड़ा। फिर उसने बकरी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने की कोशिश की मगर उसका हाथ आगे न बढ़ता था, क्योंकि आशीर्वाद देने के बाद बकरी को जाते ही देवता के बुत के आगे काट कर रख देना था। कोई शय लामा को आशीर्वाद देने से रोक रही थी। उसने हाथ खींचकर कहा, बकरी को यहाँ बांध कर तुम जाओ पालगन, मैं थोड़ी देर बाद आशीर्वाद दूंगा। पालगन लामा को तज्जुब से तकता हुआ बाहर निकल गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कुर्बानी का वक्त आन पहुंचा। बकरी अभी तक लामा के कमरे में थी। पुजारी और बख्शू जमा होकर लामा के कमरे के बाहर जाकर अदब से झुककर खड़े हो गए। वो कुर्बानी में देर होने की वजह मालूम करने आए थे, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पालगन ने इजाजत ली और लामा की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने देखा कि बकरी तख्त के साथ बंधी है और लामा बुत के आगे सर झुकाए गहरी सोच में गुम है। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलकर पालगन को देखा। पालगन ने सर झुकाकर कहा, मेरे आका, कुर्बानी का वक्त जा रहा है।
लामा ने आंखें झुका ली, कोई जवाब न दिया। उठकर आराम कुर्सी पर बैठ गया। फिर पालगन की तरफ देखकर कहा, पालगन, बकरी को कुर्बानी के लिए ले जाओ। पालगन ने खुशी से सर झुकाया और बकरी खोलने लगा। रस्सी खोलकर उसने बकरी को कंधे पर उठाया और बाहर ले आया। दूसरे पुजारियों ने बकरी को देखा तो खुशी से उनके चेहरे खिल गए। कुर्बानी की रस्म अदा होना शुरू हो गई। बकरी को बुत के एक बुत के आगे पत्थर के सतून के साथ बांधकर खड़ा कर दिया गया। मोटा पुजारी छुरा हाथ में लेकर बकरी के सर पर खड़ा हो गया। वो बख्शू के इशारे का इंतजार कर रहा था। बख्शू बुत के सामने दोजानू होकर बैठा। मारिया की टांगें लरज रही थी। उसे अपनी मौत का यकीन हो गया था। अगरचे वो बकरी बनी हुई थी, मगर मौत के करीब पहुंचकर उसका इंसानी शऊर बेदार हो गया था। उसने अंबर और नाग को बहुत याद किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके आंसू देखने वाला वहां कोई नहीं था। जल्लाद पुजारी इंतजार कर रहा था कि बख्शू इशारा करे और वो बकरी की गर्दन पर छुरी मारकर उड़ा दे। और बख्शू बुत के कदमों में बैठा था। उसके माथे पर पसीना आया हुआ था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक स्याह काला सांप फन फैलाए बुत के पांव के नीचे से निकलकर उसे लाल लाल खूनखार आंखों से घूर रहा था। ये सांप मंदिर के नीचे रहता था। उसे मालूम हो गया था कि ये लोग जिस बकरी की गर्दन उड़ा रहे हैं वो सांपों के देवता नाग देवता की बहन है, जिसे जादू के जोर से बकरी बना दिया गया है। बस वो अपने बिल में से निकल आया था और उसने बख्शू को अपने सामने पत्थर कर रखा था, क्योंकि जब तक ये बख्शू इशारा न करता मोटा पुजारी छुरा नहीं चला सकता था। पुजारी ने बख्शू की तरफ देखा कि वो इशारा क्यों नहीं कर रहा। ठीक उसी वक्त सांप ने खूह में से निकलकर बख्शू के सीने पर डस दिया। उस सांप का जहर इस कदर तेज था कि बख्शू हाय भी न कर सका और लुढ़क कर मर गया। पुजारी घबराकर बकरी की गर्दन पर वार करने वाला था कि सांप ने दूसरा हमला पुजारी पर कर दिया। दोनों को मरता देखकर दूसरे पुजारी खौफ के मारे भाग गए। पालगन अपनी जगह पर हैरान परेशान खड़ा था। जो कुछ हुआ था उसकी समझ में नहीं आ रहा था। सांप अपना काम करके गायब हो चुका था। बकरी एक तरफ कोन भागी तो पालगन उसके पीछे पीछे भागा। बकरी सीधी लामा के कमरे में जा घुसी। उसी वक्त लामा इबादत में मसरूफ था। बकरी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लामा ने चौंक कर उसे देखा। औरत के बालों की तेज खुशबू अब बहुत ज्यादा आ रही थी। ठीक उसी वक्त बुत में से एक शुआ निकली और बकरी के सर पर पड़ी। शुआ के पड़ते ही बकरी एकदम से न जाने कहां गायब हो गई। इंसान के रूप में आते ही मारिया खुदा का शुक्र बजा लाई और उसने लामा से कहा, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपके मंदिर में आकर फिर से इंसानी जिंदगी मुझे मिल गई। लामा ने सर झुकाकर पूछा, बहन तुम कौन हो? तुम्हें किसने इंसान से बकरी बना दिया था? मारिया ने लामा को सारी कहानी खोलकर सुनाई। लामा बड़ी खामोशी से मारिया की बातें सुनता रहा, फिर बोला, लेकिन बहन तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम गायब क्यों हो गई। मारिया कहने लगी, अब मेरे इख्तियार में नहीं। मुझे आज से हजारों बरस पहले एक जादूगरनी ने जादू के जोर से गायब कर दिया था और कहा था कि तुम फिर से इंसानी शक्ल में किसी को नजर नहीं आओगी। लामा खामोश था, चेहरे पर संजीदगी सी। बहन मारिया, अब तुम क्या चाहती हो? अगर तुम चाहो तो सारी जिंदगी इस मंदिर में सुकून से बसर कर सकती हो। मुझे अपना बड़ा भाई समझो। यहाँ तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। मारिया ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मगर मुझे अपने दो भाइयों की तलाश है। एक का नाम नाग है और दूसरे का नाम अंबर है। हम तीनों हजारों सालों से जिंदा साथ साथ चले आ रहे हैं। लामा ने पूछा, क्या कभी मौत तुम्हारे करीब से नहीं गुजरी? मारिया बोली, मौत हमारे करीब से कभी कभी गुजरी जरूर है, मगर हम मर नहीं सकते। तुम लोगों ने तो तारीख के बड़े बड़े तमाशे देखे होंगे, बड़े बड़े बादशाहों की सल्तनतें देखी होंगी। मारिया ने कहा, हाँ लामा भाई, हमने फिरौने मिस्र के जुलूस को मिस्र के बाजारों से गुजरते देखा है। हमने रूमी बादशाहों को लोगों पर जुल्म करते देखा है। हमने कोलंबस को अमेरिका दरियाफ्त करते देखा है। लामा बड़ी गहरी तवज्जो से मारिया की बातें सुन रहा था। क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगती, सर्दी गर्मी नहीं लगती? मारिया ने कहा, अगर हम चाहें तो कई रोज तक खाए पिए बगैर रह सकते हैं। मुझे और नाग को सर्दी गर्मी का थोड़ा बहुत एहसास होता है, मगर हमारे भाई अंबर को बिल्कुल सर्दी नहीं लगती। हम दोनों को भी मौत का डर रहता है, मगर अंबर पर दुनिया की कोई तलवार कोई आग असर नहीं कर सकती। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं नाग और अंबर को अपनी आंखों से देख सकूं। मारिया उदास होकर कहने लगी, खुदा जाने वो बेचारे ग्रीनलैंड या स्विट्जरलैंड में मेरी तलाश में कहाँ मारे मारे फिर रहे होंगे। मुझे उनकी तलाश में जाना है, इसलिए मैं आपसे इजाजत लूंगी। लामा कहने लगा, मेरा तो दिल नहीं चाहता कि तुम जैसी बहन को अपने दिल से जुदा करूं, मगर तुम कहती हो कि तुम्हारे भाई तुम्हारी जुदाई में बेकरार होंगे, इसलिए मजबूर होकर मैं तुम्हें इजाजत दिए देता हूँ। तुम आज की रात आराम करो, सुबह मुंह अंधेरे में तुम्हें खुद रुखसत करूंगा, जैसे आपकी मर्जी। लामा ने मारिया को साथ लिया और कोठली में ले जाकर कहा, तुम यहाँ आराम से रात बसर कर सकती हो, मैं खुद तुम्हारे लिए खाने पीने की चीजें लेकर आता हूँ। लामा चला गया। ये सारा माजरा पुजारी पालगन देख रहा था, बल्कि सुन रहा था। लामा उसे नजर आ रहा था, मगर मारिया उसे नजर नहीं आ रही थी। वो इस बात पर हैरान था कि बकरी एकदम गायब होकर औरत बन गई और औरत बनकर नजर भी नहीं आ रही। उसने मारिया की बातें भी सुन ली थी कि उसके दो भाई अंबर और नाग बड़ी खुफिया ताकत के मालिक हैं और उसकी तलाश में हैं। पालगन वहां से खिसक गया। उसी मंदिर के शुमाल में पहाड़ी के दामन में एक दूसरा मंदिर था, जिसकी खो में पालगन का साथी एक शैतान सिफ्त पुजारी रहता था। पालगन ने जाकर उसको सारा माजरा कह सुनाया। वो पालगन की जुबानी मारिया के बारे में सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने पालगन से कहा, अगर किसी तरह इस औरत मारिया को काबू कर लिया जाए तो हम उससे बड़ा काम ले सकते हैं। पालगन ने कहा, वो गायब रहती है, तुम उसे कैसे पकड़ सकते हो? यही तो सोचने की बात है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि कल सुबह जब वो सफर पर रवाना हो तो मैं भी उसके साथ जाऊँ और रास्ते में किसी तरह उसे काबू में लाने की कोशिश करूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी।
میں نے تمہیں آ کر خبر کر دی ہے، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر لو، یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر پالگن واپس چلا گیا۔ ابھی دن نہیں نکلا تھا کہ ماریا کی کوٹلی پر دستک ہوئی۔ ماریا نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور دیکھا کہ سامنے لاما کھڑا تھا۔ ماریا نے کہا آپ آ گئے؟ لاما بولا ہاں بہن، تمہیں سفر کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، میں نے خاص طور پر تمہارا بندوبست کیا ہے۔ 50 آدمیوں کا قافلہ یہاں سے کھالیں اور چربی لے کر سمرقند کی طرف جا رہا ہے، تم ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ سفر کر سکتی ہو۔ ماریا نے کہا شاید آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں جس گھوڑے پر سفر کروں گی وہ گھوڑا بھی میرے ساتھ ہی غائب ہو جائے گا۔ لاما مسکرایا، میں جانتا ہوں بہن، تم بے شک غائب گھوڑے پر سفر کرنا، لوگ جب تمہیں اور تمہارے گھوڑے کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے تو کسی کو کیا شک پڑ سکتا ہے، لیکن تم کسی وقت گھوڑے سے اترو گی بھی تو نا؟ ہاں اس وقت البتہ تمہیں احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اس وقت تمہارا خالی گھوڑا لوگ دیکھ سکیں گے۔ ماریا نے کہا اس کا کچھ نہ کچھ انتظام میں کر لوں گی۔ لاما نے ماریا کو ساتھ لیا اور ایک جگہ باہر آ کر اسے دور سے دکھایا کہ ایک سرائے کے باہر کچھ لوگ گھوڑوں پر سامان لاد رہے تھے، یہ سفر کی تیاریاں کر رہے تھے۔ لاما نے کہا جب تم سرائے کے پیچھے پہنچو گی تو وہاں تمہیں ایک گھوڑا ملے گا، تم اس گھوڑے پر سوار ہو کر اس قافلے کے ساتھ سفر کر سکو گی۔ تمہیں اس قافلے کے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا، کیونکہ اگر تم اس قافلے سے بچھڑ گئی تو تم برف کے میدانوں میں بھٹک جاؤ گی۔ ماریا نے کہا میں قافلے کے ساتھ ہی سفر کروں گی، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ ماریا نے لاما کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور سرائے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ سرائے کے پیچھے آئی تو وہاں ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ ماریا اس پر سوار ہو گئی، اس کے سوار ہوتے ہی گھوڑا بھی غائب ہو گیا۔ ایک بوڑھا بخشو ذرا فاصلے پر اپنے مکان کے کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جو اپنے گھوڑے کو اپنی جگہ سے اچانک غائب ہوتے دیکھا تو چکرا گیا۔ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ گھوڑے کو دیکھنے کی کوشش کی مگر گھوڑا وہاں بالکل نہیں تھا۔ پریشان ہو کر اس نے کھڑکی بند کر دی اور بدھ کے آگے جھک گیا۔ ادھر پالگن کا شیطان صفت پجاری بھی قافلے والوں کے ساتھ موجود تھا اور سفر کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ماریا کے گھوڑے کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ماریا جس گھوڑے پر بیٹھی ہوگی وہ گھوڑا خالی ہوگا اور اس طرح سے وہ ماریا کے گھوڑے کو پہچان لے گا، مگر یہ وہ بات بھول گیا تھا کہ ماریا جس گھوڑے پر بیٹھے گی وہ گھوڑا بھی اس کے ساتھ ہی غائب ہو جائے گا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور قافلے کے ساتھ سفر کرنے کے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ اسے امید تھی کہ راستے میں کہیں نہ کہیں تو وہ ماریا کی ٹوہ لگا ہی لے گا۔ تبت کے برفانی میدانوں میں سورج کی روشنی چمکنے لگی تھی۔ قافلہ جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ ماریا نے اپنا گھوڑا سب سے پیچھے لگا لیا۔ قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ماریا نے بھی اپنا گھوڑا ساتھ ساتھ چلانا شروع کر دیا۔ پجاری بھی قافلے میں سفر کر رہا تھا۔ وہ مکار آنکھوں سے قافلے میں چاروں طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، مگر اسے کوئی ایسا گھوڑا نظر نہیں آ رہا تھا جو خالی ہو۔ ماریا تو خیر کسی کو کبھی دکھائی ہی نہیں دے سکتی تھی، اس وقت تو اسے گھوڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارا دن یہ چھوٹا سا قافلہ برفانی راستوں پر سفر کرتا رہا۔ دوپہر کو ایک جگہ رک کر قافلے والوں نے کھانا کھایا، آرام کیا اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ رات کو قافلے والوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، خیمے لگا دیے، برف پر ایک جگہ گھوڑے باندھ دیے گئے۔ آگ کا الاؤ روشن ہو گیا، چربی کے تیل خیموں میں روشنی کرنے لگے۔ کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا۔ ماریا بھی گھوڑے سے اتر کر ایک خیمے کے اندر چلی گئی۔ اس نے گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیا۔ ٹھیک اسی وقت پجاری کی نظر گھوڑے پر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا ایک خالی گھوڑا اپنے آپ دوسرے گھوڑوں پر ماریا سوار ہے۔ اس نے سوچا اور خالی گھوڑے کے قریب جا کر اسے غور سے دیکھنے لگا، مگر ماریا تو ایک خیمے میں جا چکی تھی۔ پجاری کو اب یقین ہو گیا کہ ماریا قافلے کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ ادھر ماریا جس خیمے میں گھسی تھی وہاں ایک گول مٹول کپا ایسا تبتی مہاجن برف پر بچھی کھالوں پر آرام کر رہا تھا۔ خیمے میں کافی جگہ تھی۔ ماریا چپکے سے کونے میں جا کر لیٹ گئی۔ موٹے مہاجن کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے خیمے میں ایک عورت آ کر بڑے آرام سے کونے میں لیٹ گئی ہے۔ خیمے میں ایک دیا چل رہا تھا۔ موٹا مہاجن بھاری لحاف اوڑے کونے میں جا پڑا تھا اور جاگ رہا تھا۔ جانے کہاں سے ہوا آئی اور دیا بجھ گیا۔ ماریا نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو اندھیرے میں مہاجن سے ٹکرا جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اٹھ کر دیا جلا دیا جائے، مہاجن تو سو رہا ہے۔ بس ماریا چپکے سے اٹھی، دیے کے پاس گئی، جیب سے ماچس نکال کر دیا جلایا اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی۔ مہاجن اٹھ کر دیا جلانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دیا اپنے آپ جل گیا۔ مہاجن کی چیخ حلق میں پھنس گئی۔ اس نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کسی غیبی روح نے ماچس جلا کر دیا جلایا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ خیمے سے نکل کر باہر بھاگ جائے۔ اس کے دانت بجنے لگے۔ آخر وہ اٹھا اور چیخ مار کر بھوت بھوت کہتا باہر بھاگ گیا۔ اس نے ساری واردات جو لوگوں کو جا کر سنا دی۔ سب اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب نے یہی کہا موٹا بھنگ پی گیا ہے۔ لیکن پجاری کا ماتھا ٹھنکا، سمجھ گیا کہ غیبی عورت ماریا مہاجن کے خیمے میں ہے۔ بس وہ پیچھے سے ہو کر مہاجن کے خیمے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماریا نے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنی تو ہوشیار ہو گئی۔ کم بخت، اب کون اس کی نیند خراب کرنے آ گیا تھا؟ پجاری چپکے سے خیمے کے اندر آ گیا اور بولا ماریا۔ ماریا کی جان ہوا ہو گئی۔ اس اجنبی کو اس کے نام کا کیسے پتہ چل گیا؟ اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں غائب ہوں اور اس خیمے میں لیٹی ہوں اور میرا نام ماریا ہے؟ ماریا پریشان ہو گئی، سمجھ نہ سکی کہ اس اجنبی کے سوال پر کچھ کہے یا خاموش رہے۔ پجاری نے مسکرا کر کہا ماریا، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم ماریا ہو۔ تم کئی ہزار سال سے زندہ اور غائب کر دی گئی ہو اور تم اپنے بھائی امبر اور ناگ کی تلاش میں ہو۔ میں تمہارا ہمدرد بن کر آیا ہوں اور تمہارے بھائیوں کی تلاش میں تمہیں مدد دینا چاہتا ہوں۔ ماریا نے کہا لیکن تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ پجاری مسکرایا، خدا کا شکر ہے کہ تم نے میری بات کا جواب دے کر یہ تو ثابت کر دیا کہ تم اسی خیمے میں ہو۔
अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे क्यों कर मालूम हुआ। बात यह है कि जब तुम लामा से बातें कर रही थी तो मैं भी वहां मौजूद था। मैं इस मुल्क का जादूगर हूँ। जादूगर का नाम सुनकर मारिया के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। कहीं ये बदबख्त भी तो उसे जादू के जोर से बकरी तो नहीं बनाने आया। उसने कहा, मेरा जादूगरों से कोई ताल्लुक नहीं, बराए मेहरबानी तुम अपना रास्ता लो। पुजारी कहने लगा, मारिया बहन तुम अकेली हो, मैं नाग और अंबर की तलाश में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम औरत जात हो, अकेली सफर करने में तुम्हें लाख खतरे होंगे। मारिया ने कहा, मैं हजारों सालों से अकेली सफर कर रही हूँ, मैंने बड़ी बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, मुझे कोई खतरा नहीं। पुजारी को महसूस हुआ कि जादूगर कहकर उसने गलती की है। चुनाचे कहने लगा, मैं बड़ा जादूगर हूँ मारिया, मैं तो जादू के जोर से लोगों के दुखों का इलाज करता हूँ, लोगों की भलाई के लिए अपने जादू को इस्तेमाल करता हूँ। मारिया सोच में पड़ गई कि ये शख्स उससे क्यों हमदर्दी कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बगैर किसी गर्ज के हमदर्दी जताते हैं, मगर ये तो पीछा नहीं छोड़ रहा। मारिया तंग आकर बोली, अच्छा भाई, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? क्या तुम जादू के जोर से ये पता कर सकते हो कि इस वक्त नाग और अंबर कहाँ हैं? अब ये पुजारी के लिए कठिन वक्त था। मारिया ने उसे इम्तिहान में डाल दिया। कहने लगा, क्यों नहीं, मैं अभी बता सकता हूँ तुम्हें। पुजारी ने आंखें बंद कर ली और झूठ मूठ कोई चंद एक मंत्र पढ़ने के बाद आंखें खोलकर बोला, तुम्हारे दोनों भाई इस वक्त एक ऐसे जंगल में सफर कर रहे हैं जो जंगली दरिंदों से घिरा हुआ है। मारिया ने परेशान होकर पूछा, वो जंगल कहाँ है, किस मुल्क में है? अभी बताता हूँ। पुजारी ने दोबारा आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलकर कहा, यह जंगल यहाँ से 1000 मील जुनूब में है। मारिया बोली, मगर हम तो शुमाल की तरफ जा रहे हैं। पुजारी ने तीर निशाने पर लगता देखा तो झट बोला, यही तो मैं भी चाहता हूँ कि अगर तुम इस काफले के साथ शुमाल की जानिब सफर करती रही तो सारी जिंदगी अंबर और नाग को ना मिल सकोगी। तो फिर मैं क्या करूँ? मारिया ने उदास लहजे में पूछा। पुजारी बोला, अगर तुमको पसंद हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। हम इस काफले को इसी जगह छोड़ देते हैं और जुनूब की तरफ सफर करना शुरू करते हैं। मेरा जादू कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ से 1000 मील के फासले पर जुनूब में एक दरिया बहता है जिसके दोनों किनारों पर घने जंगल हैं। मैं अंबर और नाग को दरिया के बाएं किनारे जंगल में देख रहा हूँ। मारिया ने पूछा, अगर हम आज से सफर शुरू कर दें तो कब तक वहाँ पहुँच सकेंगे? क्या हमारे पहुँचते पहुँचते अंबर और नाग आगे नहीं निकल जाएंगे? पुजारी ने कहा, आखिर वो कितनी दूर आगे निकल जाएंगे? हम भी तो उनके पीछे पीछे सफर कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो जाकर उन्हें पकड़ ही लेंगे। मारिया ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सफर करने पर तैयार हूँ, हम सुबह यहाँ से निकल चलेंगे। पुजारी बोला, सुबह मुंह अंधेरे हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि दूसरों को पता न चल सके। मैं मुंह अंधेरे आऊँगा, तुम तैयार रहना, खुदा हाफिज। पुजारी मारिया को तैयार करके चला गया। वो बड़ा खुशकिस्मत था कि तीर ठीक निशाने पर लगा। थोड़ी देर बाद मोटा महाजन भी लैंप हाथ में लिए दूसरे आदमियों के साथ डरता डरता खेमे के पास आ गया। इस खेमे के अंदर भूत है। पुजारी घबरा गया कि कहीं मारिया का राज फाश ना हो जाए। जल्दी से सामने आकर बोला, अरे भाइयों, ये शख्स ख्वाब में डर गया है, भूत कोई नहीं है, आओ मैं अंदर चलकर तुम्हें दिखाता हूँ। पुजारी चंद आदमियों को लेकर खेमे में गया। दिया जल रहा था, खेमा बिल्कुल खाली था। देख लें, अपनी आंखों से देख लें, यहाँ कोई भी नहीं है। महाजन पुकार उठा, भाइयों मैं सच कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से भूत को दिया जलाते देखा है। एक आदमी ने पूछा, भूत की शक्ल सूरत कैसी थी? महाजन बोला, वो गायब था। लोगों ने गुस्से में कहा, गायब था तो तुम्हें नजर कैसे आ गया? चलो अंदर जाकर सो जाओ और हमें परेशान ना करो। पुजारी ने सोचा कि ये कमबख्त खेमे में चला गया तो मारिया को परेशान करेगा और डर कर फिर बाहर भाग जाएगा, क्यों ना इसे अपना खेमा दे दिया जाए। पुजारी ने कहा, महाजन भैया तुम ऐसा करो कि मेरे खेमे जाकर सो जाओ, मैं तुम्हारे खेमे में सो जाता हूँ, मुझे भूत कुछ नहीं कहता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पुजारी मारिया के खेमे में आकर लेट गया। उसने मारिया को आवाज़ देकर कहा, मारिया सो गई? कोई जवाब ना आया, शायद मारिया सो गई थी। सारी रात पुजारी अपने मनसूबों पर गौर करता रहा। उसका प्रोग्राम ये था कि मारिया को जुनूब में दरिया के किनारे जाकर वहाँ के राजा के पास भेज दे। राजा का नाम डियांग सन था। उसके यहाँ लड़का नहीं था, सब लड़कियाँ ही थी। उसे ये गम था कि उसकी मौत के बाद उसकी सल्तनत खत्म हो जाएगी और कोई उसका नाम चलाने वाला नहीं होगा। दरबार के नजूमी ने से कहा था, ए राजा, अगर तू किसी ऐसी औरत को हासिल कर ले जो नजर ना आती हो, फिर उसका सर काट कर शमशान भूमि में ले जाकर आग में जलाकर राख कर दे और उसकी राख थोड़ी सी अपनी रानी को दरिया के पानी के साथ खिला दे, तो तेरे यहाँ चांद जैसा लड़का पैदा होगा। चूंकि तू ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए लड़के का ख्याल दिल से निकाल दे। राजा ने डंडी पिटवा दी कि अगर कोई ऐसी औरत लाकर दे दे जो किसी को दिखाई ना देती हो तो वो उसे आधी सल्तनत दे देगा। लोग हंसते थे। किसी को यकीन नहीं आता था कि दुनिया में कोई ऐसी औरत भी है जो किसी को नजर नहीं आती। सुबह हुई तो पुजारी ने मारिया को आवाज़ देकर जगाया, बहन मारिया, अब हमें यहाँ से अपने सफ़र पर निकल चलना चाहिए। जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, बाहर दोनों घोड़े तैयार खड़े हैं। मारिया उठकर बैठ गई। क्या दिन चढ़ाया है? पुजारी बोला, हाँ बहन मारिया, बस कोई दम में दिन निकलने ही वाला है, हमें सूरज तुलू होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। पुजारी बड़ी मीठी जुबान में बात करता था। मारिया उसकी चकनी चपड़ी बातों में आ गई थी। उठकर जल्दी से तैयार होगी। खेमे से बाहर आकर उसने देखा कि 2 घोड़े तैयार खड़े हैं। एक घोड़े पर सफ़र का ज़रूरी सामान और खाने पीने की चीज़ें लदी हुई हैं। तुम चाहे जिस घोड़े पर सवार हो जाओ। मारिया सफ़ेद रंग के घोड़े पर सवार हो गई। पुजारी की आंखों के सामने देखते देखते वो सफ़ेद घोड़ा एकदम से गायब हो गया। वो बड़ा हैरान हुआ, क्या तुम सवार हो गई मारिया? हाँ, जब अभी तो घोड़ा गायब हो गया। पुजारी भी एक घोड़े पर सवार हो गया। अभी कुछ अंधेरा ही था।
सूरज नहीं निकला था। पुजारी घोड़े पर सवार आगे आगे था। उसने सामान से लदे हुए घोड़े की लगामें थाम रखी थी। उनका सफर शुरू हो गया। वो काफले वालों के खेमों से दूर निकल आए। जब दिन की रोशनी फैली तो वो बर्फानी मैदानों से काफी दूर जा चुके थे। यहाँ पहाड़ों के बीच में एक वादी शुरू हो गई थी। पहाड़ी ढलानों पर कहीं कहीं बर्फ जमी थी। सामने बड़े बड़े पहाड़ खड़े थे जिनकी चोटियां सफेद बर्फ में डूबी हुई थीं। वादी में दरख्त भी थे मगर उन दरख्तों पर पत्ते बहुत कम थे। दोपहर तक वो सफर करते रहे। अब जरा अंबर और नाग की तरफ भी जाते हैं। वो मारिया की तलाश में सफर करते करते आखिर लामा के बड़े मंदिर के बाहर पहुंच गए। उन्होंने अपने आप को मुसाफिर जाहिर करके वहां एक कोठली किराए पर लिया। वो टोह लगाने लगे कि यहाँ कोई ऐसा जादूगर रहता है जिसके पास कोई बकरी है। इत्तफाक से पालगन से उनकी मुलाकात हो गई। पालगन ने जब देखा कि ये दोनों जवान बकरी की तलाश में हैं तो उसका माथा ठनका। सोचने लगा हो ना हो ये अंबर और नाग ही हैं। चुनाचे बोला, क्या तुम अंबर और नाग और मारिया की तलाश में आए हो? अंबर और नाग तो दंग होकर रह गए कि कौन सा शख्स उनके नाम जानता है। उस शख्स को इनके नाम कैसे मालूम हो गए? अंबर ने जल्दी से पूछा, क्या तुम जानते हो हम किसकी तलाश में आए हैं? पालगन मुस्कुराकर बोला, क्यों नहीं। अगर मैं तुम्हारे नाम जानता हूं तो यकीनन ये भी जानता हूं कि तुम लोग मारिया यानी अपनी बहन की तलाश में यहाँ आए हो, जो किसी को नजर नहीं आती और जिसे एक जादूगर बकरी बनाकर लिए फिरता है। अब तो नाग अंबर को कोई शक ही न रहा कि ये शख्स उनके सारे राज जानता है और उसे ये भी मालूम है कि मारिया कहाँ पर है। नाग ने बेबाकी से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि मारिया कहाँ होगी? पालगन ने गहरा सांस भरकर कहा, अफसोस मेरे दोस्तों, तुम्हें देर हो गई, तुम यहाँ देर से पहुंचे। अंबर ने जल्दी से कहा, क्यों, क्या बात हो गई? मारिया तो खैरियत से है ना? पालगन बोला, खैरियत से तो है मगर तुम्हारी पहुंच से बाहर हो गई। कहाँ है वो? नाग ने जल्दी से पूछा। अगर तुम हमें मारिया का पता बता दो तो हम तुम्हें दौलत से माला माल कर देंगे। पालगन हंसा, तुम्हारे अपने पास फूटी कौड़ी नहीं, तुम दूसरों को दौलत से क्या माला माल करोगे? नाग ने कहा, अगर तुम मारिया से हमें मिला दो तो हम तुम्हें इसी वक्त दुनिया के बेहतरीन जवाहरात और सोना पेश कर सकते हैं। पालगन अब गहरी सोच में पड़ गया। कहीं उसने मारिया को पुजारी के साथ रवाना करके गलती तो नहीं की, क्योंकि पुजारी ने तो उसे सिर्फ 1000 रुपया ही दिया था। ये लोग तो उसे लाखों के जवाहरात देने का वादा कर रहे हैं। पालगन बोला, अगर तुम लोग मुझे 1 लाख रुपए की कीमत का कोई हीरा ला दो तो मैं इसी वक्त तुम्हें बता सकता हूँ कि मारिया कहाँ है। उसके आगे मैं नहीं बता सकता। नाग ने कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद हीरा दे दूंगा। नाग कोठली में अकेला रह गया। अंबर और पालगन बाहर चले गए। नाग ने उस इलाके के सबसे बड़े सांप को तलब किया और उसे हुक्म दिया कि कीमती से कीमती हीरा लाकर उसे दे। सांप ने सर झुकाया और चला गया। थोड़ी देर बाद आया तो उसने मुंह में एक बहुत ही चमकीला कीमती हीरा उठा रखा था। हीरा नाग के हवाले करके सांप चला गया। नाग ने अंबर और पालगन को कोठरी में बुला लिया और हीरे देकर कहा, ये लो तुम्हारा हीरा, ये बहुत कीमती है, अब बताओ कि मारिया कहाँ है? पालगन ने कहा, मारिया इस वक्त जनूब में पुजारी के साथ सफर कर रही है। वो दरियाए पुत्रा के किनारे राजा ड्यांग सन के दरबार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पुजारी मारिया को राजा के हवाले करना चाहता है। वो क्यों? अंबर ने पूछा। पालगन बोला, इसलिए कि राजा के यहाँ लड़का नहीं है। किसी ने उसे कहा था कि अगर वो किसी गैबी औरत का सर काट कर उसे जलाए और उसकी राख रानी को खिलाए तो उसके यहाँ चांद जैसा लड़का पैदा होगा। अंबर और नाग परेशान हो गए। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, आप जल्दी से रवाना हो जाए, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अंबर और नाग घोड़ों पर सवार हुए और पालगन के बताए हुए रास्ते पर घोड़े दौड़ाते रवाना हो गए। सारा दिन वो घोड़े पर सवार सफर करते रहे। रात को उन्होंने एक जगह आराम किया। सुबह उठकर अंबर ने कहा, नाग भैया, अगर हम इसी तरह सफर करते रहे तो हो सकता है मारिया तक पहुंचते पहुंचते देर हो जाए और राजा उसका सर काट डाले। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से परिंदा बनकर उड़ो और आगे जाकर मारिया की मदद करो, उसे बचाओ। मैं घोड़े पर सवार तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। अच्छा ख्याल है, नाग ने कहा। तो फिर तुम उड़ जाओ। नाग ने बाज की शक्ल इख्तियार की और हवा में उड़ गया। बाज बनकर उसकी रफ्तार बड़ी तेज हो गई और उसने बिजली जैसी तेजी के साथ हवाओं में परवास शुरू कर दी। शाम के करीब वो एक वादी में पहुंचा तो उसने एक घुड़सवार को देखा कि दरिया के साथ साथ सफर कर रहा है। उसके पीछे एक खाली घोड़ा है जिस पर सामान लदा है। मारिया सफेद घोड़े पर सवार थी और किसी को नजर नहीं आ रही थी। नाग गलती खा गया। सोचा कि ये कोई मुसाफिर है जो अकेला ही अगले गांव जा रहा है। नाग उड़ता उड़ता आगे निकल गया। उसे खबर ही नहीं थी कि उसी दरिया के किनारे परली तरफ घने दरख्तों में राजा ड्यांग सिंह का किला है, जिसके अंदर वो रहता है और जहां पुजारी मारिया को ले जा रहा है। पुजारी राजा के महल में पहुंच गया। उसने मारिया से कहा, हम 2-1 रोज इस महल में बसर करते हैं। यहाँ का राजा मेरा दोस्त है, उससे दूसरे ताज़ा दम घोड़े लेकर फिर आगे सफर पर निकलेंगे। मारिया ने कहा, अंबर और नाग कहाँ हैं? वो तो कहीं नजर नहीं आते। पुजारी बोला, उस महल के आगे एक और दरिया है, बस उसी दरिया के किनारे जंगल में अंबर और नाग पड़ाव डाले हुए हैं। मैंने अपने जादू के जोर से सब मालूम कर लिया है। मारिया मजबूर होकर वहां रुक गई। पुजारी ने मारिया को किले के बाहर खैमा लगाकर वहां ठहराया और खुद राजा के पास पहुंचकर उसे सारी कहानी बयान कर दी और कहा कि वो गैबी औरत को ले आया है। राजा को यकीन न आया। कहने लगा, पहले उस औरत को दिखाओ, फिर आधी सल्तनत दूंगा। पुजारी बोला, मैं उस औरत को दिखा तो नहीं सकता क्योंकि वो गायब है, लेकिन आप महसूस कर सकेंगे कि वो आपके पास मौजूद है। आप उसे रस्सियों से जकड़ सकेंगे। ठीक है, मैं सिपाही तुम्हारे साथ रवाना करता हूँ। उस गैबी औरत को रस्सियों से जकड़ कर ले आओ। राजा ने सिपाहियों का एक दस्ता पुजारी के साथ रवाना कर दिया। सिपाही अपने साथ लोहे की छोटी छोटी जंजीरों से बना हुआ एक मजबूत जाल लेते गए और फिर उसके ऊपर जाल फेंक दिया। मारिया परेशान होकर बाहर निकली तो देखा उसके ऊपर लोहे का एक जाल फैला है और इर्द गिर्द सिपाही खड़े हैं।
समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब वो कुछ ना कर सकती थी। वो गायब हो सकती थी मगर इस जाल से निकल नहीं सकती थी। जाल तंग होता गया, यहाँ तक कि मारिया को उस जाल में जकड़ दिया गया। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा को कोई औरत जाल में नजर नहीं आ रही थी। करीब जाकर उसने हाथ लगाया तो उसका हाथ मारिया के मुंह पर लगा। मारिया का चेहरा औरत का चेहरा था। नाक, कान, आंखें, मुंह, बाल, गर्दन। राजा हैरान होकर रह गया। एक पूरी औरत उसके सामने खड़ी थी मगर नजर नहीं आ रही थी। उसने पालगन को आधी सल्तनत के बराबर दौलत देकर रुखसत किया और मारिया को लोहे की दीवारों वाली तंग सी कोठरी में कैद कर दिया। उसने हुक्म दिया कि सुबह मुंह अंधेरे से इस गैबी औरत का सर काटकर शमशान भूमि में जला डाला जाए। यह खबर मारिया को भी मिल गई थी कि सुबह उसका सर काटकर जलाया जाएगा। वो परेशान हो गई और अंबर नाग को याद करने लगी। अब उसे अफसोस हुआ कि उसने एक गैर शख्स पर क्यों एतबार किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। कोठली की दीवारें इतनी मजबूत थी कि वो बाहर नहीं निकल सकती थी। शाम हो रही थी। कोठली के दरवाजे में छोटा सा सुराख था जिसमें सुलाखें लगी थी। नाग उड़ता उड़ता काफी आगे निकल आया। वहां कोई दरिया नहीं था। पुजारी पालगन ने तो कहा था कि आगे दरिया आएगा जिसके किनारे राजा का महल होगा, वहां मारिया से मुलाकात हो सकेगी, मगर यहाँ तो कोई दरिया नहीं। नाग उड़ता उड़ता नीचे उतर आया। एक छोटी सी बस्ती थी। नाग इंसानी शक्ल में आकर एक देहाती से मिला और पूछा, क्यों भाई, यहाँ राजा का महल कहाँ पर है? देहाती ने कहा, भाई राजा का महल तो तुम पीछे छोड़ आए, वो यहाँ से 10 कोस पीछे दरिया के किनारे पर है। नाग ने शुक्रिया अदा किया और दरिया की तरफ रवाना हो गया। जब उसने देखा कि देहाती नजरों से ओझल हो गया है तो फिर से बाज बनकर हवा में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते आखिर उसने नीचे देखा तो एक दरिया बह रहा था। दोनों तरफ जंगल थे। समझ गया कि यही दरिया है। राजा का महल कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने जंगल के ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। आखिर उसे दरख्तों के नीचे छुपा हुआ राजा के महल का बड़ा दरवाजा नजर आ गया। नाग नीचे उतरा। वो राजा के महल के ऊपर बैठ गया और जायजा लेने लगा। दरवाजे पर 6 सिपाही तलवारें और बंदूकें उठाए चल फिर कर पहरा दे रहे थे। नाग ये मालूम करना चाहता था कि क्या यहाँ कोई ऐसी औरत कैद है जिसके बारे में राजा ने सर काटने का हुक्म दे रखा है। ये वो किससे मालूम कर सकता था? नाग नीचे आ गया। उसने इंसानी शक्ल बनाई और खेत में काम करते किसान से पूछा, क्यों भाई, यहाँ शमशान भूमि कहाँ है? देहाती ने नाग की तरफ देखकर कहा, क्यों, क्या मरने का इरादा है? नाग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं भाई, असल किस्सा ये है कि मेरा एक रिश्तेदार शमशान भूमि में मुर्दों को जलाने का काम करता है। मैं दूसरे गाँव से सिर्फ उसे मिलने आया हूँ। किसान बोला, ठीक है, तुम ऐसा करो कि यहाँ से खेतों खेत चले जाओ। वो जहाँ दरख्तों के झुंड नजर आ रहे हैं बस उस जगह शमशान भूमि है और उसी जगह मुर्दे जलाए जाते हैं। नाग ने किसान का शुक्रिया अदा किया और शमशान भूमि की तरफ चल पड़ा। दरख्तों के नीचे एक छोटा सा आंगन बना था जहाँ एक जगह लकड़ियाँ इकट्ठी की जा रही थी। 2 आदमी खड़े मुआयना कर रहे थे कि सब काम ठीक हो रहा है कि नहीं। नाग ने आगे बढ़कर कहा, जनाब मैं भूखा हूँ मगर गैरतमंद हूँ, हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगना चाहता। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं ताकि मैं मेहनत मुशक्कत करके अपनी रोजी कमा सकूँ? ठेकेदार बड़ा मुतासिर हुआ। नाग की बातों से बोला, अगर तुम चाहो तो यहाँ लकड़ियाँ जमा करने का काम कर सकते हो, तुम्हें शाम को 1 रुपया मिल जाएगा। बड़ी मेहरबानी जनाब की। और नाग ने लकड़ियाँ काट काट कर इकट्ठी करनी शुरू कर दी। दूसरे मजदूर काम कर रहे थे। एक मजदूर से नाग ने जो पूछा कि ये किस बदनसीब की चिता तैयार की जा रही है, तो मजदूर ने कहा, आज राजा के महल से एक ऐसा सर लाकर जलाया जाएगा जो किसी को नजर नहीं आता। दूसरे मजदूर हंस पड़े, हमारी तो समझ में नहीं आता कि एक ऐसे सर को कैसे जलाया जाएगा जो नजर ही नहीं आता। एक मजदूर कहने लगा, खामोश होकर काम करो, हम कौन होते हैं राजा के काम में दखल देने वाले? किसी ने सुन लिया तो उस चिता में तुम्हारी लाशें भी जला डाली जाएंगी। सब डर कर चुप हो गए और अपना अपना काम करने लगे। नाग ने जो कुछ मालूम करना था वो मालूम कर चुका था। उधर मारिया का सर काटने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही थी। मारिया को जाल में जकड़ दिया गया था और उसकी गर्दन के गिर्द रस्सी डाल दी गई थी। नाग ने जब ये सारी बातें मालूम कर ली तो वहां से खिसक कर सीधा महल की तरफ आ गया। परिंदा बनकर राजा की छत पर आ गया। वहां से दोबारा इंसानी शक्ल में नीचे उतरा। अब वो एक ऐसे सिपाही के लिबास में था। तलवार उसकी कमर के साथ लगी थी। महल के नीचे आकर उसने सिपाही से पूछा, भाई तहखाने को रास्ता किधर से जाता है? दूसरे सिपाही ने ताज्जुब से कहा, तुम कैसे महल के सिपाही हो कि तुम्हें मालूम ही नहीं कि तहखाने को रास्ता कहाँ से जाता है? नाग ने कहा, दरअसल मैं दूसरे शहर में ज्यादा रहा हूँ, महल में पहली बार लगाया गया हूँ। सिपाही को कुछ यकीन आ गया। फिर उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया, उधर से जाता है रास्ता नीचे। नाग दरवाजे पर आ गया। सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। नाग सीढ़ियाँ उतरता चला गया। अब उसने देखा कि सामने कोठली का दरवाजा है जिसके बाहर 4 सिपाही खड़े हैं। वो भी करीब जाकर खड़ा हो गया और बोला, क्यों भाई, उस बदबख्त औरत का सर कब काटा जाएगा? सिपाही ने हंसकर कहा, हमें तो ये सब एक तमाशा मालूम हो रहा है। दूसरा सिपाही कहने लगा, अरे भाई कमाल हो गया, औरत नजर नहीं आ रही मगर उसने गर्दन पर हाथ लगाकर देखा है, बिल्कुल औरत की गर्दन है, नरम नरम। तीसरा सिपाही कहने लगा, अफसोस ये गर्दन अभी थोड़ी देर बाद काट दी जाएगी। नाग ने कहा, गैरबी औरत अंदर कैद है क्या? और कहाँ है? अंदर ही तो है, मगर तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। नाग घबरा सा गया। फिर बोला, भाई मैं अब तक राजा की फौज में नौकरी करता रहा हूँ, मुझे आज ही फौज से निकाल कर यहाँ किले में लाया गया है, इसलिए इन जगहों से वाकिफ नहीं हूँ। सिपाही मुतमईन हो गए। अब नाग ने सुराख से झांक कर अंदर देखा। अंदर चिराग जल रहा था। उसकी रोशनी में उसने लोहे का एक जाल देखा जो कोने में पड़ा था। उस जाल में मारिया को जकड़ दिया गया था। इतने में जेल का दरोगा आ गया। उसने जी कर कहा, परे हट जाओ, मैं गैबी औरत को लेने आया हूँ।
सर काटने का समय हो गया है। मारिया के सर काटने का वक्त भी राजा ने जोशी से तय कर रखा था, यानी रात के ठीक 11 बजे मारिया का सर काट दिया जाने वाला था। नाग भी दूसरे सिपाहियों के साथ परे हट गया। जेल का दरवाजा खोल दिया गया। सिपाही अंदर गए और जाल में जकड़ी हुई मारिया को घसीटकर बाहर ले आए। सिपाही बार बार कह रहे थे, मैंने इसके सर पर हाथ लगाकर देखा है, मैंने इसका हाथ पकड़कर देखा है। कोई कह रहा था, मैंने इसकी गर्दन पर हाथ लगाया है। वो गैबी औरत है, सचमुच गैबी औरत है। बेचारी आज रात ज़िबा कर दी जाएगी। खामोश, तुम कौन होते हो राजा के कामों में दखल देने वाले? अब नाग ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि ये लोग मारिया को जंजीरों में जकड़कर कत्लगाह की तरफ ले जा रहे थे, जहां उसका सर काटा जाना था। वहां राजा भी फौज के एक दस्ते के साथ खड़ा था। नाग के लिए वहां से मारिया को निकाल कर ले जाना ज्यादा मुश्किल था। अभी वो सोच ही रहा था कि हमला कर दे के सामने दरवाजा आ गया। सिपाही जाल घसीटकर कमरे में ले गए। नाग भी साथ ही आ गया। यहाँ एक तरफ राजा तख्त पर बैठा था, उसके मुहाफिज सिपाही इर्द गिर्द तलवारें निकाले खड़े थे। नाग ने सिर्फ इतना किया कि जाल के करीब पहुंचकर आहिस्ता से अपनी जुबान में कहा, फिक्र न करो, मैं आ गया हूँ। मारिया ने नाग की आवाज़ सुनी तो उसे पलट कर देखा। वो बेहद खुश हो गई। जिंदगी का चिराग जिसकी लौ बुझती नजर आ रही थी, अब फिर दोबारा रोशन हो गई। उसे यकीन था कि नाग उसे इस मुसीबत से जरूर बचाकर ले जाएगा, मगर अंबर कहाँ है, वो सोचने लगी। जाल को चबूतरे के आगे फेंक दिया गया। पास ही एक काला जल्लाद कुल्हाड़ा पकड़े खड़ा राजा के इशारे का इंतजार कर रहा था। अब मौत बिल्कुल सामने थी, मगर मारिया नाग को देख रही थी। उसे बड़ा हौसला था। उसे यकीन हो गया था कि अब उसे कोई हलाक नहीं कर सकता। नाग पीछे से खिसकता खिसकता उस तरफ आ गया जहां जल्लाद चबूतरे पर कुल्हाड़ा लिए खड़ा था। नाग ने 1 मिनट के अंदर अंदर सांप का रुख तैयार किया और जल्लाद की पिंडली पर डस दिया। जल्लाद एक कटे हुए दरख्त की तरह धड़म से कुल्हाड़े के समेत जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। सब लोग उसकी तरफ दौड़े। देखा था वो मर चुका है। राजा ने भी आकर उसे देखा। इसे किसने मार दिया? मगर वहां तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिस पर शक किया जा सकता। नाग सांप के रूप में चबूतरे के नीचे जा छुपा था। राजा ने सोचा कि कहीं मामला खराब ना हो जाए और वो औलाद से महरूम ही न रहे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस औरत का सर काट डालना चाहिए। राजा ने चिल्लाकर कहा, इस औरत का सर काट दिया जाए। इस हुक्म के साथ ही 6-7 सिपाही तलवारें निकालकर उस की तरफ लपके। वो लोहे के जाल की तरफ बढ़े जिसके अंदर मारिया को जकड़ा हुआ था। अब नाग में मैदान में कूद पड़ा। उसने एक बहुत ऊंचे लंबे हाथी का रूप धारकर सूंड ऊपर उठाकर जोर से चीख मारी। सब के सब दहल कर रह गए। जो सिपाही जहां था वहीं खड़ा रह गया। हाथी ने आगे बढ़कर 2 सिपाहियों को सूंड पर उठाया और परे फेंक दिया। फिर उसने एक पांव जाल पर रखकर सूंड से जाल को पकड़कर तोड़ डाला। मारिया आजाद हो गई और हाथी की सूंड पर चढ़कर उसके ऊपर जा बैठी। राजा पागलों की तरह हाथी को देख रहा था। मारिया ने नाग के कान में कहा, वो मक्कार पुजारी खड़ा है जो मुझे धोखे से यहाँ लाया था। हाथी ने सर हिलाया और आगे बढ़कर पुजारी को सूंड में जकड़ लिया। फिर उसे उठाकर जोर से फर्श पर दे मारा। पुजारी हलाक हो गया। हाथी ने अपनी सूंड राजा की तरफ बढ़ाई। राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराजा, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। हाथी ने जोर से चिंगाड़ मारी और एकदम से गायब हो गया। अब हाथी की जगह वहां नाग आम लिबास में खड़ा मुस्कुरा रहा था। मारिया भी उसके पास ही खड़ी थी। नाग ने कहा, ए राजा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मेरे हाथ से बच गए। क्या तुम्हें खबर नहीं कि मैं नाग देवता हूँ? नाग देवता हूँ और जिस औरत का सर तुम काटने लगे थे वो मेरी बहन है। राजा ने हाथ बांध कर कहा, ऐ नाग देवता, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। नाग बोला, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। राजा नाग को अपने महल में ले गया। उसकी बड़ी आओ भगत की। मारिया भी उसके साथ ही थी। अब राजा ने नाग को अपनी सारी परेशानी बयान की और कहा कि ये सारे जतन वो इसलिए कर रहा था कि उसके यहाँ लड़का नहीं हुआ और उसके बाद उसकी सल्तनत खत्म हो जाएगी। नाग ने कहा, इसका इंतजाम भी हो जाएगा। सबसे पहला काम नाग ने यह किया कि राजा के घुड़सवारों का एक दस्ता लेकर गया और पीछे जहाँ अंबर को छोड़ाया था वहां से साथ लिया और वापस राजा के महल में आ गया। अंबर सारा किस्सा सुनकर बहुत खुश हुआ कि मारिया की जान बच गई और वो मिल भी गई। राजा ने अंबर नाग मारिया की बड़ी खिदमत की। आखिर उसने एक रोज नाग से कहा, महाराज, आपने कहा था कि मेरे दुख का इलाज आप कर देंगे। नाग ने कहा, मैं जानता हूँ तुझे औलाद के ना होने का दुख है, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। उसी रात नाग ने उस इलाके के शीशनाग को तलब किया और उससे कहा, क्या तुम्हारे पास एक ऐसी दवाई है जिसके खाने से किसी औरत के यहाँ लड़का पैदा हो जाए? शीशनाग ने अदब से सर झुकाकर कहा, ऐ नाग देवता, क्या आप नहीं जानते कि खुदा ने इस दुनिया में हर रोग का इलाज जड़ी बूटियों में रख दिया है? इसी राजा के जंगल में इसके किले के बाहर खाई में हिरन जोत नाम की एक बूटी उगती है। उसके पत्तों के 5 किनारे होते हैं। उस पर एक आम की गुठली पर एक ऐसा खुश्क फल लगता है। उस फल के अंदर स्याह रंग के बीज होते हैं। अगर रानी 7 रोज सुबह उठकर दूध के साथ ये बीज खाए तो खुदा के हुक्म से वो एक चांद जैसे लड़के की माँ बन जाएगी। नाग ने शीशनाग का शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत किया। उसी वक्त राजा के पास पहुंचा और कहा, ऐ राजा, तुम्हारे दुख का इलाज मिल गया है। राजा ने बेसब्रे होकर कहा, क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? हाँ बिल्कुल सच, आओ मेरे साथ। नाग ने राजा को साथ दिया और किले की खाई में आ गया। यहाँ शीशनाग के कहने के मुताबिक 5 किनारों के पत्तों की एक बूटी झाड़ियों की सूरत में उगी हुई थी। उसके साथ खुश्क फल लगा हुआ था जो बिल्कुल आम की गुठली की तरह था। नाग ने उस फल को लेकर तोड़ा तो उसके अंदर से स्याह रंग के बीज निकल आए। नाग ने बीज राजा के हवाले करते हुए कहा, रानी से कहो कि 7 रोज ये बीज सुबह उठकर पानी के साथ पिया करे, खुदा के हुक्म से उसकी मुराद पूरी होगी। राजा बड़ा खुश हुआ, मगर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इलाज की खातिर उसने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे। अब वो एक मामूली सी बूटी के फल से दूर हो जाएगा।
उसने जाते ही बीज रानी को दिए और ताकीद की कि हर रोज इसे खा लिया करे। करना खुदा का क्या हुआ कि रानी के हाथ चांद जैसा लड़का पैदा हुआ। राजा खुशी से निहाल हो गया। उसने नाग के पांव पकड़ लिए। ए अजीम देवता, मैं क्या खिदमत करूं आपकी? आपने तो सारी जिंदगी के लिए मुझे अपना गुलाम बना लिया है। नाग ने कहा, बस अगर हमारी कोई खिदमत करने का इरादा रखते हो तो यही करो कि अपने महल के बाहर एक लंगर लगा दो, जो कोई आए वहां से खाना खाकर चला जाए, और जब तक जिंदा हो और जब तक तुम्हारी औलादें जिंदा हैं और हुकूमत करती हैं, ये लंगर जारी रहे। राजा ने सर झुकाकर कहा, ऐसा ही होगा महाराज। उसी रोज राजा ने महल के सामने एक बहुत बड़ा लंगर खुलवा दिया। वहां सुबह शाम खाने पकते रहते। जो कोई उधर से गुजरता उसे खाना खिलाए बगैर न जाने दिया जाता। 1 साल तक अमरनाक और मारिया उस राजा के महल में रहे। जब उनकी सारी थकानें दूर हो गई और वो ताज़ा दम हो गए तो एक रोज़ उन्होंने राजा से इजाज़त तलब की। उसकी ख्वाहिश तो थी कि अमरनाक सारी ज़िंदगी उसके यहाँ बसर कर दें, मगर उन लोगों ने अभी दुनिया की सैनें भी तो करनी थी। चुनाचे उन्होंने राजा से हाथ मिलाया और रुखसत हो गए। राजा के घुड़सवार शहर की सरहद तक उनके साथ आए। सामने दरिया आ गया। अमरनाक को शाही कश्ती में सवार कर दिया गया और शाही दस्ता सलामी देकर वापस चला गया। कश्ती दरिया में बहती जा रही थी। अमरनाक और मारिया कश्ती में आराम कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। नाग ने कहा, अब किस मुल्क को जाने का ख्याल है? अंबर बोला, मेरा ख्याल है मुल्क चीन ही बाकी रह गया है। मारिया ने कहा, उस मुल्क की सैर तो हमने कर ली थी। नाग ने तायद की, हाँ भाई, उस मुल्क में तो हम जा चुके हैं, तो फिर किस मुल्क को अपनी मंजिल बनाया जाए? अंबर के इस सवाल पर मारिया ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें इस दरिया के साथ साथ आगे सफ़र करते रहना चाहिए। जो कोई पहला शहर या मुल्क आए बस उसी ज़मीन पर आबाद हो जाना चाहिए। अंबर ने झट कहा, भाई हम लोग किसी मुल्क में आबाद होने के लिए नहीं आए, हम तो सैलानी हैं, मुसाफिर हैं, बस चलते फिरते ही अच्छे लगते हैं। चलो ऐसा ही सही, बस तो फिर ये तय हो गया कि हम इस दरिया के साथ साथ सफ़र करेंगे। बिल्कुल तय हो गया है। सारा दिन कश्ती दरिया में चलती रही। शुरू में तो दरिया के किनारे पर जंगल करीब थे। जो जो दरिया आगे बढ़ता गया किनारे ज़रा ज़रा दूर होते गए। दरिया का पाट भी चढ़ा हो गया और उसकी लहरों में रवानी भी ज़्यादा आती गई। मालूम होता है यह दरिया आगे चलकर किसी समंदर में मिल जाता है, ऐसा ही लगता है, लेकिन इधर जंग का कोई खतरा महसूस नहीं होता। ये कोई बड़ा पुरअमन इलाका है। अंबर के इस ख्याल पर नाग कहने लगा, महसूस ऐसा ही होता है। अब देखना यह है कि ये इलाका कौन सा है। दरिया का पानी भी गंदा नहीं रहा, कुछ साफ होने लगा है। इसका मतलब यही है कि समंदर करीब आ रहा है। देखते नहीं हो किनारे कितने दूर हो गए हैं। किनारे बहुत दूर हो गए थे, बल्कि एक तरफ का किनारा तो आधा गायब हो गया था, वो बिल्कुल नजर नहीं आता था। शाम हो चुकी थी। दरिया पर अंधेरा छा रहा था। परिंदे उड़ते जा रहे थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मारिया और नाग को नींद आने लगी। भाई हम तो सोते हैं, तुम जागते रहना अमर भाई, मारिया ने कहा और सो गई। जरा परे कश्ती के एक बेंच पर लेटकर नाग भी सो गया। अंबर जाग रहा था और कश्ती के चप्पू को संभाले हुआ था, जिसकी वजह से सिमत दुरुस्त रखी जाती है। अगर वो चप्पू को छोड़ भी देता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि दरिया का बहाव बड़ा हमवार था और कश्ती आगे की तरफ एक जची तुली रफ्तार के साथ बह रही थी। सूरज गरूब हो गया। दरिया पर अंधेरा छाने लगा। अब अमर भी नींद महसूस करने लगा। वैसे तो उसे नींद बहुत ही कम आती थी और अगर चाहता तो कई कई रातें जागकर गुजार सकता था, लेकिन आम हालात में नहीं। यानी जब कभी आराम और सुकून मिलता तो अमर को थकावट का एहसास भी होता था और उसे नींद भी खूब आती थी। वो नींद का मज़ा भी उठाता था। आज भी उसकी यही हालत हो रही थी, यानी उसे नींद आने लगी थी। दूसरी तरफ नाग और मारिया भी गहरी नींद सो रहे थे। उसने सोचा, कश्ती तो बही चली जा रही है, क्यों ना थोड़ी देर के लिए वो भी कमर सीधी करे। चुनाचे वो चप्पू छोड़कर टेक लगा, ऊँगने लगा। थोड़ी देर बाद वो भी गहरी नींद में खो चुका था और कश्ती रात के अंधेरे में अकेली ही दरिया की लहरों पर बही चली जा रही थी। आधी रात को उनकी आंख खुली तो क्या देखते हैं कि दरिया में सैलाब आ गया है और बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। कश्ती डोल रही है। अभी वो संभलने भी न पाए थे कि तूफानी बारिश, तेज हवाओं और लहरों के शोर में कश्ती उलट गई और वो तीनों पानी के अंदर गर्क हो गए। नाग ने पानी के अंदर ही अपनी जौन बदल डाली और सांप बनकर बड़ी तेजी से पानी के ऊपर आ गया। दरिया में लहरें ठाठे मार रही थी। पानी का रेला उसे बाहर ले जा रहा था। अंबर और मारिया की कोई खबर न थी कि वो किधर हैं और किस हाल में हैं। तूफान थम गया। नाग अभी तक दरिया की लहरों पर तैर रहा था। उसने सर उठाकर देखा, जरा दूर साहिल नजर आने लगा। वो तेजी से तैरता हुआ साहिल पर आ गया। यहाँ घास, दलदल और कीचड़ ही कीचड़ था। नाग दलदल में रेंगता हुआ आगे निकल गया। यहाँ खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। नाग खेतों में से गुजरता बाहर एक खुली जगह पर आ गया। एक पगडंडी किसी तरफ जा रही थी। चारों तरफ खेतों में बारिश का पानी जमा था। नाग पगडंडी पर रेंगता हुआ आगे चल पड़ा। दूर सुबह की रोशनी में उसे एक गाँव के मस्जिद के मीनार नजर आए। वो समझ गया कि ये मुसलमानों का गाँव है। नाग ने देखा कि आसमान पर अभी तक बादल छाए हुए थे। बारिश रुक गई थी। अभी वो गांव से दूरी था कि किसी ने बड़े जोर से उस पर पत्थर मारा। नाग ने पलट कर देखा, एक औरत दरख्त के पास खड़ी सांप 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 कहकर शोर मचा रही थी। खेत में से एक आदमी भागता हुआ आया और उसने भी जमीन पर से ईंट उठाकर नाग पर मारी। नाग परे हट गया। आदमी के हाथ में लाठी थी। वो लाठी लेकर नाग की तरफ बढ़ा। नाग बड़ा हैरान था कि जब मैं इन्हें कुछ नहीं कहता तो फिर ये क्यों मुझे मारने पर तुले हुए हैं। उसे भला क्या खबर थी कि इंसान शुरू ही से सांप को अपना दुश्मन समझता है। नाग ने फन फैलाकर फुनकार मारी। आदमी रुक गया, मगर फिर लाठी लेकर आगे बढ़ा। अब नाग की जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने हमला करने का इरादा कर लिया। वो आदमी का इंतजार करने लगा।
जो ही वो आगे आया और उसने लाठी उठाई, नाग ने उसे डस दिया और गांव की तरफ चल दिया। गांव के बाहर जाकर उसने इंसान की शक्ल इख्तियार की और मस्जिद में आकर रुक गया। इतने में वहां शोर मच गया कि बेवा औरत महनी के इकलौते बेटे गौहर को सांप ने डस दिया है। औरत की चीखों पुकार से आसमान हिल रहा था। गौहर की लाश चरपाई पर डालकर मस्जिद के बाहर रख दी गई। उसकी माँ सीना पीट रही थी और बैन कर रही थी। नाग से यह मंजर न देखा गया। जल्दी से आगे बढ़कर बोला, इसको किस किस्म के सामने डसा है? वही औरत जो वहां खेतों में मौजूद थी बोली, काला नाग था, उसने फन फैला रखा था। नाग ने कहा, घबराओ नहीं माँ, तुम्हारा बच्चा अच्छा हो जाएगा। औरत ने नाग के पैर पकड़ लिए। खुदा के लिए मेरे बच्चे को अच्छा कर दो, मैं सारी जिंदगी तेरी जूतियां सीधी करती रहूंगी, तेरे पाँव धोती रहूंगी। नाग ने कहा, खुदा से दुआ करो, मैं कोशिश करता हूँ। नाग ने यूं ही एक बुझा हुआ स्याह कोयला मंगवाया, उस पर कुछ पड़कर गौर की आंखों पर रखा। फिर झुककर जहां उसने खुद ही काटा था वहां मुंह रखकर जहर बाहर निकालकर थूक दिया। थोड़ी देर में नौजवान ने आंखें खोल दी। लो माँ, तेरा बेटा खुदा के फजल से अच्छा हो गया। औरत अपने बेटे से लिपट गई। फिर उसने नाग से कहा, बेटा खुदा तेरी उम्र लंबी करे, फिर तूने मेरे बेटे की जान बचा ली, मैं हशर के दिन खुदा के आगे तेरी बख्शिश की सिफारिश करूंगी। नाग का सारा गांव में शोर मच गया। हर कोई उसे मस्जिद में देखने आ रहा था। 2 रोज नाग उस गांव में रहा। उसे अंबर मारिया की कोई खबर नहीं थी। इतना उसे यकीन था कि दोनों जरूर बच गए होंगे और उसी इलाके में किसी जगह पहुंच गए होंगे। नाग जिस गांव में ठहरा वो मुल्क पाकिस्तान के दरियाए सिंध के किनारे आबाद था। नाग ने वहां से चले जाने का फैसला किया और एक रोज रात को वहां से निकलकर एक करीबी रेलवे स्टेशन पर आ गया। स्टेशन वीरान वीरान था। रात हल्की हल्की खुनक थी। एक लैंप जल रहा था। काफी देर बाद ट्रेन आई। नाग उसमें सवार हो गया। सारी रात गाड़ी छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकती चली रही। सुबह को गाड़ी एक बड़े शहर पहुंच गई। नाग ने एक आदमी से पूछा तो उसने बताया, इस शहर का नाम मुल्तान है, ये काफी बड़ा शहर है। यहाँ से गाड़ी चली तो टिकट चेक करने वाला अंदर आ गया। उसने नाग से टिकट मांगा। नाग ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं इसलिए टिकट नहीं खरीदा। चेकर ने कहा, मैं तुम्हें रेलवे पुलिस के हवाले करूंगा, नहीं तो पैसे निकालो और जुर्माने के साथ टिकट के पैसे अदा करो। नाग बोला, भाई कह जो दिया कि पैसे नहीं, अगर पैसे होते तो जरूर टिकट ले लेता, क्या कोई 1000 रुपए में आता है? चेकर ने गुस्से में आकर कहा, एक तो बगैर टिकट के सफर करते हो और ऊपर से धौंस दिखाते हो, मैं अगले स्टेशन पर तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। नाग ने उसके तरफ घूर कर कहा, तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगे तो मैं तुम्हें मौत के हवाले करूंगा। इसके साथ ही नाग ने जोर की फुनकार मारी। चेकर डर कर परे हट गया। डिब्बे में बैठे हुए दूसरे लोगों ने भी फुनकार सुनी। अगरचे नाग का चेहरा इंसानी था मगर उसकी फुनकार बिल्कुल सांप की तरह थी। वो सारे डर गए। चेकर अगले स्टेशन पर चुपके से उतर गया। नाग से फिर किसी ने कोई बात ना की। वो लाहौर पहुंचकर गाड़ी से उतरा। उस शहर की नाग ने बड़ी तारीफ सुनी थी। वो स्टेशन से बाहर आया तो वहां भी चेकर ने उससे टिकट मांगा। नाग ने वही जवाब दिया कि पैसे नहीं थे इसलिए टिकट नहीं खरीदा। चेकर ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाले ने उसका चालान करके उसका हवालात में बंद कर दिया क्योंकि नाग के पास जुर्माना अदा करने के पैसे भी नहीं थे। नाग बड़ा परेशान हुआ कि अच्छा लाहौर की सैर करने आया हूँ कि आते ही जेल की हवा खानी पड़ी। उसने सुलाहों के पीछे से एक सिपाही को आवाज़ दी और कहा, भाई मुझे यहाँ से जाने दो, मैं वादा करता हूँ कि जिस वक्त भी पैसे हुए मैं आकर जुर्माना अदा कर दूंगा। सिपाही ने कहका लगाकर कहा, बक बक ना करो। नाग खामोश होकर बैठ गया। सारा दिन सारी रात और हालात में बंद रहा। वो तंग आ गया। जो कोई भी आता उसका मजाक उड़ाता, उसे बुरा भला कहता। दूसरी शाम को नाग ने वहां से निकलने का फैसला कर लिया। उसने अपनी शक्ल बदली और सांप बनकर हवालात से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने फिर से इंसान की शक्ल इख्तियार की और शहर की सड़कों पर सैर करने लगा। खुदा जाने पीछे पुलिस वालों का क्या हाल हुआ होगा। बहरहाल नाग शहर की जगमगाती सड़कों पर सैर कर रहा था। सैर करते करते वो एक बहुत आलीशान होटल के आगे पहुंच गया। नाग ने सोचा इस शानदार होटल में रात बसर करनी चाहिए। वो होटल के घूमते हुए शीशों वाले दरवाजे से निकलकर होटल के बड़े हालनुमा कमरे में आ गया। यहाँ चंद एक गैर मुल्की औरतें और मर्द बैठे थे। बीच में एक सपेरा सांप की पटारी आगे रखे बीन बजा रहा था। नाग भी उनके करीब आकर बैठ गया। होटल के मुलाजिम ने जब नाग के मामूली कपड़े देखे तो करीब आकर पूछा, तुम कौन हो, किससे मिलना चाहते हो? नाग ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, उसने मुझे यहाँ का वक्त दे रखा है। होटल का मुलाजिम वापस चला गया मगर उसकी तसल्ली ना हुई। इतने में सपेरे ने पटारी का मुंह खोल दिया। एक जबरदस्त फिनियर सांप ने पटारी में से मुंह बाहर निकाला और जल्दी से फिर अंदर डाल लिया। सपेरे ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सांप बाहर निकले मगर सांप बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कैसे बाहर निकलता? बाहर तो नाग बैठा उसे तक रहा था। सपेरा बड़ा परेशान हुआ। आखिर उसने पटारी को उलट दिया। सांप कालीन पर गिरा और जलेबी बनकर सिमट कर बैठ गया जैसे मर गया हो। ना हिलता था ना गर्दन ऊपर उठाता था। सपेरा बड़ा हैरान था कि आखिर बात क्या है, आज सांप को क्या हो गया। लोग भी दिलचस्पी से तक रहे थे कि ये सांप क्या खा गया है कि हिलता जुलता ही नहीं। सपेरे ने खिसियाना सा होकर कहा, साहब सांप को सर्दी लग गई है, अभी होश में आ जाता है। उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ बीन बजानी शुरू कर दी। वो साथ साथ सांप को छेड़े जा रहा था मगर सांप को तो जैसे वाकई सांप सूंघ गया था। क्या मजाल है कि अपनी जगह से जरा सा भी हिल जाता। बस उसी तरह सन्नाटे में दम साधे गुमसुम पड़ा था। नाग ने यह सारा तमाशा बड़े मजे से देख रहा था। जब सांप बिल्कुल अपनी जगह से ना हिला और फिर गैर मुल्की सियाह भी उठकर जाने लगे तो नाग सपेरे से कहने लगा, तुम्हारा सांप मेरी वजह से अपनी जगह से नहीं हिल रहा।
वो मेरे डर के मारे खौफजदा हो गया है। सपेरे ने पहली बार नाग की तरफ पलट कर देखा और चिढ़कर बोला, क्यों, तुम कोई नाग देवता हो? नाग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं नाग देवता हूँ, नहीं तो अपने सांप से पूछ लो। अब जो सपेरे ने गौर से नाग को देखा तो उसकी आंखों में उसे एक बड़ी पुरस्रार सी चमक दिखाई दी। वो कुछ घबरा गया। नाग उठकर आगे आ गया। वो कलीन पर गैर मुल्की सियाहों के पास बैठ गया। उसने सांप की तरफ उंगली का इशारा करके कहा, उठो, मेरी ताजीम करो। नाग का इतना कहना था कि सांप अपनी जगह से हिला और कालीन पर रेंगता हुआ नाग के करीब आया और अपना सर उसके कदमों पर रख दिया। स्याह दंग रह गए। सपेरे के हाथ से बीन गिर पड़ी। बैरे और होटल के दूसरे लोग ताज्जुब से ये तमाशा देखने लगे। नाग ने कहा, अब तुम्हारी पटारी के दूसरे सांप भी इसी तरह मुझे आकर सलाम करेंगे। नाग ने इशारा करते हुए कहा, सब सांप आ जाएं। सपेरे के पास 6-7 पटारियां थीं। उनमें से सारे के सारे सांप निकलकर नाग के आगे सर बसजूद हो गए। ये तमाशा इतना दिलचस्प था कि लोग दम बखुद रह गए। सपेरे ने नाग के पैर पकड़ लिए। मुर्शिद, मुझे भी कुछ सिखा जाएं। नाग ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैंने तो यूं ही सांपों को काबू में करने का कहीं से फन सीख लिया और बस। वहाँ एक अमीर कबीर आदमी भी बैठा था जो होटल में ठहरा हुआ था। वो नाग को अपने साथ कमरे में ले गया। उसने नाग की खिदमत करनी चाही। नाग ने कहा, खिदमत की कोई ज़रूरत नहीं मुझे, मैं सिर्फ इस कमरे में 2-3 रातें बसर करना चाहता हूँ, तुम दूसरे कमरे में चले जाओ। अमीर आदमी हाथ बांध कर बोला, हजूर आप शौक से यहाँ आए, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। नाग रात को होटल के कमरे में आ जाता। सुबह को लाहौर शहर की सड़कों पर घूम फिर कर अंबर और मारिया की तलाश में लगा रहता। तीसरी रात अमीर आदमी ने नाग से कहा, हजूर सांपों को काबू करने का गुर मुझे भी सिखा दें। तुम सीख कर क्या करोगे? सांप पालोगे? नाग के पूछने पर वो शख्स बोला, हजूर सुना है सांप दौलत के खजाने पर पहरा देते हैं, मैं सांप की मदद से दौलत पैदा करना चाहता हूँ। वो किस लिए? तुम तो पहले ही काफ़ी अमीर हो। उस आदमी ने अपना सर नाग के हाथों पर रख दिया और सिसकियाँ भरते हुए बोला, मैं तबाह हो चुका हूँ भाई, लाखों रुपए के कर्जे में फंसा हुआ हूँ, लाखों रुपए सरकार को देने हैं, कारखाना गिरवी पड़ा हुआ है, मेरी कोठी पर भी बैंक वालों का कब्जा है। मैं अगर 10 लाख रुपए हासिल ना कर सका तो मेरे बच्चे जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं तबाह हो जाएंगे और मैं खुदकुशी कर लूँगा। नाग ने कहा, अगर तुम्हें 10 लाख रुपए मिल भी जाएं तो फिर तुम वही पुरानी ज़िंदगी शुरू कर दोगे, 6 साल बाद फिर तुम्हारी यही हालत होगी। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, मैं सारे कर्जे अदा करके अपना कारखाना और कोठी वापस ले लूँगा और शरीफ आदमियों की तरह ज़िंदगी बसर करूँगा। नाग सोच में पड़ गया। बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे इसी मुल्क के किसी बैंक से 10 लाख रुपए लाकर दे सकता हूँ, इसके बाद उन्हें संभालना तुम्हारा काम है, क्या तुम्हें मंजूर है? अमीर आदमी बोला, मैं संभाल लूँगा, मुझे मंजूर है। नाग ने उससे कहा कि अच्छा, कल देखा जाएगा, कल तुम इस कमरे से बाहर न जाना। दूसरे दिन नाग ने अमीर आदमी को कमरे में ही रहने को कहा और खुद होटल से बाहर आ गया। वो सीधा एक बैंक में पहुंचा। उसने देखा कि खजांची जंगले के पीछे संदूकों के पास बैठा नोटों के बंडल निकाल कर बाहर रख रहा था। नाग तेजी से अंदर चला गया। चौकीदार ने उसे देखा तो एकदम से जौन बदलकर शेर की शक्ल में आ गया और इस कदर खौफनाक अंदाज में धड़ा के बैंक खाली हो गया। कुछ लोग बेहोश होकर गिर पड़े। खजांची भी बेहोश पड़ा था। नाग ने बिल्डिंग की छत पर से ही शक्ल बदल डाली। वो बाज बन गया। उसने नोटों के बंडल सीने से लगा रखे थे और उड़ता हुआ होटल की छत पर आ गया। यहाँ उसने फिर से इंसान की शक्ल इख्तियार की और अपने कमरे में आ गया। उसका साथी इंतजार कर रहा था। लो तुम्हारे रुपए, अब इन्हें संभालो। अमीर आदमी ने रुपए देखे तो उसके होश उड़ गए। खुशी से रक्स करने लगा। उसने गिने तो पूरे 10 लाख रुपए थे। नाग उसी रोज वहां से चला गया। पुलिस भी डाकू की तलाश में थी। अमीर आदमी ने जो ही एक नोट चलाने की कोशिश की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उससे बाकी सारी दौलत बरामद हो गई। उसने अदालत में बयान दिया कि ये नोट एक ऐसे आदमी ने लाकर दिए थे जो जादू के जोर से सांपों पर कब्जा कर लेता था। बैंक वालों ने भी कहा कि बैंक में एक शेर ने डाका डाला, मगर उस शख्स से सारे नोट बरामद हो गए थे, चुनाचे उसे सजा हो गई। नाग को उस शहर लाहौर में गर्मी लगी तो उसने सोचा शिमला चला जाए। बस वो एक सियाहों के दफ्तर में आ गया। उसने दफ्तर के डायरेक्टर से पूछा, मैं शिमले जाना चाहता हूँ, क्या करूँ? डायरेक्टर ने कहा, आप किस मुल्क के रहने वाले हैं? नाग ने कहा कि सारी दुनिया मेरा शहर है। आपके पास पासपोर्ट किस मुल्क का है? नाग ने कहा, मेरे पास किसी मुल्क का पासपोर्ट नहीं है। डायरेक्टर बड़ा परेशान हुआ कि ये किस पागल शख्स से पाला पड़ गया है। सर खुजलाकर बोला, तो फिर आप ऐसा करें कि यहाँ से अभी 4 नंबर बस गुजरेगी, आप उसमें सवार हो जाएं, वो आपको शिमले पहुँचा देगी। नाग बड़ा खुश हुआ। डायरेक्टर से हाथ मिलाकर बाहर आ गया और बस स्टॉप पर खड़े होकर 4 नंबर बस का इंतजार करने लगा। इतने में बस आ गई। दूसरे मुसाफिर के साथ वो भी सवार हो गया। टिकट चेकर आया तो नाग ने कहा, मुझे शिमला जाना है, कहाँ उतरूँ? चेकर समझ गया कि गर्मी की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। उसने पागल खाने के स्टॉप पर नाग को उतार दिया और सामने पागल खाने की तरफ, उसकी बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बोला, ये है शिमला। नाग पागल खाने के बड़े गेट पर आ गया। चौकीदार से पूछा, क्या शिमला यही है? चौकीदार ने कहा, तुम बाहर कैसे चले गए शिमले से? नाग बोला, मैं तो अंदर गया ही नहीं कभी। चौकीदार कहने लगा, तो फिर आ जाओ अंदर, तुम्हें शिमला की सैर कराएं। नाग पागल खाने की इमारत में दाखिल हो गया। 6-7 आदमियों ने उसे ज़बरदस्ती पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया। वो लाख चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, मगर उसकी किसी ने न सुनी। अब उसे पता चल गया कि ये शिमला नहीं बल्कि पागल खाना है और उन लोगों ने उसे पागल जानकर यहाँ बंद कर दिया है।
एक पागल ने नाग की चीखों पुकार सुनी तो कोठली की सुलाहों के पास आकर बोला, मैं भी पागल नहीं हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुझे जबरदस्ती पागल बनाकर यहाँ कैद करवा दिया है। नाग ने गौर से उन नौजवान को देखा। खूबसूरत आंखों वाला नौजवान था। नाग समझ गया कि यह नौजवान पागल नहीं है। दोनों की दोस्ती हो गई। वो वाकई पागल नहीं था। उसकी लाखों रुपए की जायदाद थी। माँ बाप मर गए थे। कोई सगी बहन और भाई नहीं था। लाखों रुपए की जायदाद उसे मिलने वाली थी। चाचा ने उसे जबरदस्ती पागल साबित करवा दिया था। डॉक्टर को रिश्वत दी और उसे पागल बनाकर भेज दिया गया और यहाँ बंद कर दिया गया। अब सारी जायदाद को हड़प करने की तैयारी करने लगा। नाग ने कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हें यहाँ से फरार होने में मदद दूंगा। हम दोनों यहाँ से निकल भागेंगे। उस नौजवान का नाम इलाही बख्श था। उसने कहा, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है नाग, कभी कोई पागल यहाँ से भाग नहीं सका। नाग ने कहा, पागल नहीं भाग सका, ठीक है, मगर हम तो पागल नहीं हैं, हम तो फरार हो सकते हैं। चुनाचे एक रात जब आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, नाग ने इलाही बख्श को जगाकर कहा, मैं नीचे जाकर दीवार के ऊपर रस्सा फेंकूंगा, तुम उस रस्से से लटक कर नीचे आ जाना। इलाही बख्श ने पूछा, पागल तो नहीं हो क्या, तुम नीचे कैसे जाओगे? नाग को ख्याल ही नहीं था कि इलाही बख्श ये सवाल जरूर पूछेगा। नाग ने यूं ही कह दिया, यार किसी तरह चला ही जाऊंगा, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें आम खाने से गर्ज है या पेड़ गिनने से? बस तुम छत पर चढ़कर मेरा इंतजार करो, मैं नीचे से रस्सा फेंकूंगा। नाग बरामदे से बाहर निकल गया। इलाही बख्श सोचने लगा कि कहीं सचमुच यह शख्स पागल ही तो नहीं, बातें तो पागलों जैसी कर रहा है। भला ये नीचे कैसे जाएगा? इसे क्या मालूम था कि नाग तो पागल खाने की दूसरी मंजिल से उतरकर नीचे भी पहुंच गया था। उसने दफ्तर के एक स्टोर रूम से रस्सा निकाला, उसके आगे आंकड़ा फंसाया और पागल खाने की दीवार के पीछे खड़े होकर छत पर रस्सा फेंक दिया। रस्से का आंकड़ा छत के दो दक्ष के साथ जाकर अटक गया। नाग ने जोर लगाया, रस्सा तन गया। उसने सीटी बजाई। इलाही बख्श तैयार छत पर बैठा था। उसने रस्से के साथ नीचे उतरना शुरू कर दिया। समझ गया कि ये नाग भला का आदमी है और पागल बिल्कुल नहीं है, बल्कि दूसरों को पागल करने वाला है। इलाही बख्श नीचे उतराया। नाग ने कहा, अब चलो तुम्हारे गांव की तरफ भागते हैं। इलाही बख्श बोला, नहीं यार, वहां जाकर क्या करूंगा? वहां गया तो मेरा चाचा मुझे कत्ल करवा देगा। नाग ने कहा, अगर तुम्हारे जाते ही चाचा को सांप डस ले और वो मर जाए तो क्या ख्याल है? इलाही बख्श कहने लगा, क्या तुम सांप उसकी तरफ छोड़ दोगे? चाहे मैं जो कुछ भी करूं, मगर तुम्हें इससे क्या? अगर तुम्हारे चाचा के कत्ल का इल्जाम तुम पर नहीं आएगा, भाई चाहे जो कुछ करो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। हर हाल में अपनी गांव जाकर अपनी जमीनों पर बाकी जिंदगी बसर करना चाहता हूं। तो फिक्र ना करो, मैं उस शख्स से इंतकाम लेना चाहता हूं जिसने एक शरीफ इंसान को जायदाद के लालच में जबरदस्ती पागल बनाकर पागल खाने भिजवा दिया और यूं एक नौजवान की सारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। नाग ने इलाही बख्श को साथ लिया और सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गया। यहाँ से उसे बस मिल गई। रातों रात वो सफर तय करके सुबह के वक्त अपने गांव को जाने वाली सड़क पर उतर गए। यहाँ से इलाही बख्श का गांव 3 कोस के फासले पर था। अभी दिन की रोशनी पूरी तरह फैली नहीं थी। खेतों में हल्का हल्का अंधेरा था। नाग ने इलाही बख्श से पूछा, तुम अपने चाचा के घर जाओ, उससे मिलो, मैं इस जगह किसी सांप को भेज दूंगा। सारे लोगों के सामने तुम्हारे चाचा को सांप डसेगा, इसलिए किसी को तुम पर शक नहीं होगा कि तुमने उसे कत्ल किया है। ठीक है, मैं चाचा के घर जाता हूँ। इलाही बख्श सीधा अपने चाचा के घर चला गया। चाचा ने उसे देखकर ताज्जुब से कहा, तुम पागल कहाँ से भाग आए हो? इलाही बख्श ने कहा, डॉक्टर ने लिख दिया है कि मैं पागल नहीं हूँ, इसलिए मुझे छुट्टी मिल गई है। चाचा घबरा कर उठा और उसने इलाही बख्श को मारना शुरू कर दिया। कमीने, तू पागल है, तू हरगिज यहाँ नहीं आ सकता, मैं तुझे मार मार कर खत्म कर दूंगा। इतने में गांव के दूसरे लोग भी जमा हो गए। उन्होंने चाचा को बहुत रोका, मगर वो इलाही बख्श को मारता चला गया। अब नाग की बारी थी। उसने दरख्तों के नीचे खड़े खड़े गहरा सांस लेकर स्याह छोटे सांप का रूप बदला और इलाही बख्श के चाचा के पीछे से आकर उसे डस दिया। लोगों ने शोर मचा दिया, सांप सांप, मगर नाग वहां से निकलकर गायब हो चुका था। थोड़ी देर बाद नाग इंसान की शक्ल में वहां आ गया। चाचा की लाश चारपाई पर पड़ी थी। नाग ने इलाही बख्श को एक तरफ ले जाकर कहा, लो भाई, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम, मैं जा रहा हूँ। उस रोज नाग वहां से चला आया। अब उसके दिल में शिमला देखने की ख्वाहिश फिर उभर आई। उसे पता चला कि जब तक उसके पास वीजा पासपोर्ट नहीं होगा, उसे बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। पासपोर्ट उसका नहीं बन सकता था, वीजा उसे मिल नहीं सकता था। नाग ने फैसला किया कि वो बगैर पासपोर्ट वीजे के हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएगा और शिमला जरूर देखेगा। उसने हिंदुस्तान को जाने वाली सड़क पर चलना शुरू कर दिया। शाम हो गई थी। नाग ने सोचा कि रात उसी जगह बसर की जाए और सुबह बॉर्डर क्रॉस किया जाए। चुनाचे रात बसर करने के लिए वो एक सरहदी गांव में आ गया। यहाँ एक मस्जिद में उसने रात गुजारी। सुबह उठकर उसने एक देहाती से पूछा, मैं भारत जाना चाहता हूँ, बॉर्डर कहाँ से क्रॉस करूँ? देहाती ने उसे खबरदार करते हुए कहा, बगैर पासपोर्ट के बॉर्डर क्रॉस करोगे तो पुलिस वाले तुम्हें गोली मार देंगे, ऐसा करना जुर्म है। नाग पहले तो सोच में पड़ गया कि ये क्या मुसीबत आन खड़ी हुई है पासपोर्ट की। पासपोर्ट तो वो सारी जिंदगी नहीं बनवा सकता, तो फिर उड़कर ही बॉर्डर क्रॉस करना चाहिए। बस वो वहां से चलकर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक नहर बह रही थी। नाग ने परिंदे का रूप बदला और उड़कर भारत की जमीन पर पहुंच गया। नीचे एक सड़क जा रही थी। नाग सड़क किनारे उतर आया और इंसान की शक्ल में आकर बस में सवार होकर अमृतसर शहर पहुंच गया। ये काफी बड़ा शहर था। रेलवे स्टेशन के पास बस खड़ी थी। रश बहुत ज्यादा था। टिकट वाला उस तक ना आया। नाग बस से नीचे उतर आया। उसने एक सिख से पूछा,
शिमला की बस कहाँ से मिलेगी सरदार जी? सिख ने कहा, यहाँ से शिमले कोई बस नहीं जाती, तुम्हें रेलगाड़ी में अंबाले शहर तक सफर करना पड़ेगा। वहां से कालका जाने वाली ट्रेन मिलेगी, कालका से शिमले की गाड़ी में सवार हो जाना। नाग रेलवे स्टेशन पर आ गया। यहाँ पहुंचकर उसने ख्याल किया कि उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं, फिर वो सफर कैसे करेगा? यहाँ तो कदम कदम पर पैसों की जरूरत थी। उसने सोचा कि पहले रुपयों का और कपड़ों का इंतजाम हो जाना चाहिए। वो रेलवे स्टेशन से निकलकर शहर में आ गया। अब वो किसी वीराने की तलाश में था, जहां वो उस इलाके के शीशनाग को बुलवाकर उससे दौलत हासिल करे और कुछ कपड़े वगैरह खरीदे। रेलवे स्टेशन पर ली सड़क पर से गुजरकर शहर में दाखिल हो जाती थी। नाग शहर की तरफ नहीं जाना चाहता था। वो कंपनी बाग की तरफ आ गया। यहाँ से निकलकर वो एक वीराने में आ गया। उसे दूर एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर छोटा सा था। नाग मंदिर के दरवाजे पर आया तो देखा एक साधु बाहर बैठा आंखें बंद किए इबादत कर रहा था। नाग उसके करीब से गुजरकर मंदिर में आ गया। यहाँ कुछ औरतें बुत के आगे बैठी पूजा कर रही थी। नाग मंदिर के पिछवाड़े से होता हुआ दरख्तों की जानिब चला गया। यहाँ कोई दूसरा शख्स नहीं था। नाग ने गहरा सांस लेकर सांपों की आवाज में शीशनाग को पुकारा। चंद लम्हों के बाद शीशनाग जमीन पर रेंगता हुआ उसके करीब आकर झुक गया और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? नाग ने कहा, मुझे कुछ दौलत की जरूरत है, जल्दी से कहीं से ला दो। जो हुक्म मेरे आका। इतना कहकर शीशनाग वापस चला गया। जब वापस आया तो मुंह में एक सुर्ख याकूत लिए हुआ था। नाग याकूत लेकर शहर के सराफा बाजार में आ गया। एक दुकान पर एक जौहरी बैठा था। नाग ने उसे जाकर याकूत दिखाया। याकूत बड़ा कीमती था और अमृतसर शहर के नीचे दफन पुराने बादशाहों के जमाने का था। जौहरी की आंखें खुल गई। वो इस याकूत को बड़ी आसानी से 1 लाख रुपए के एवज फरोख्त कर सकता था। उसने नाग को सर से लेकर पांव तक देखा, समझ गया कि चोर है और याकूत कहीं से चोरी करके लाया है। कितने पैसे दे दूं इसके, तुम ही बताओ। जौहरी बोला, याकूत इतना कीमती नहीं है, इस किस्म के पत्थर आजकल मार्केट में आम है। बहरहाल मैं तुम्हें इसके 5,000 दे दूंगा, लाओ जल्दी करो। जौहरी बड़ा खुश हुआ। बड़ा सस्ता सौदा तय हो गया था। नाग 5,000 रुपए लेकर दूसरे बाजार में आ गया। यहाँ उसने नए कपड़े नए बूट खरीद कर पहने, कुछ बाकी रुपए जेब में डाले और रेलवे स्टेशन पर आ गया। रास्ते में उसे एक सिख मिल गया जिसने उससे पूछा, आप कहाँ से आए हैं? नाग ने कहा, मिस्र से आया हूँ, परदेसी हूँ, शिमला जा रहा हूँ। सिख CID का आदमी था और वो बराबर नाग के पीछे लगा हुआ था। नाग की बातों से सिख को तसल्ली ना हुई। कहने लगा, तुम्हें मेरे साथ थाने चलना होगा। वो क्यों? नाग ने ताज्जुब से पूछा। सिख बोला, इसलिए कि तुम मुझे जासूस लगते हो, पाकिस्तानी जासूस। नाग ने कहा, जाओ भाई अपना काम करो, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं तो एक स्याह हूँ और शिमला देखने आया हूँ। तुम्हारा पासपोर्ट वीजा कहाँ है वो दिखाओ। नाग बोला, हमारे पास ना तो पासपोर्ट होता है और ना ही तस्वीर। तो फिर चुपके से मेरे साथ थाने चले चलो, अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। नाग ने सोचा कि ये क्या मुसीबत आ गई है। उसने सिख से कहा, भाई अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1,000 रुपया अभी दिए देता हूँ और तुम मुझे जाने दो। सिख ने कहा, 2,000 लूंगा, मंजूर है। नाग ने सिख को 2,000 रुपये निकाल कर अदा किए। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर अंबाले जाने वाली गाड़ी का इंतजार करने लगा। ये गाड़ी वहीं से तैयार होती थी। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। दूसरे मुसाफिर धड़ाधड़ उसमें सवार होने लगे। नाग भी एक डिब्बे में सवार हो गया। उसका टिकट वो खरीद चुका था। गाड़ी सफर पर रवाना हो गई। अमृतसर शहर से गाड़ी आगे निकल गई। अमृतसर से आगे जलंधर शहर आ गया। यहाँ से गाड़ी चली तो लुधियाना और फिर अंबाला शहर आ गया। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर रुक गई। नाग भी दूसरी सवारियों के हमरा नीचे उतर आया। वो लोगों को देखता भी जाता था कि शायद कहीं अंबर या मारिया से मुलाकात हो जाए। स्टेशन पर बड़ा रश था। उसने मालूम किया कि कालका जाने वाली गाड़ी कहाँ आकर रुकती है। नाग वहां गया। यहाँ एक ट्रेन पहले से तैयार खड़ी थी। वो ट्रेन में सवार हो गया। कालका पहुंचकर उसने छोटी लाइन वाली गाड़ी पकड़ी और उसमें सफर करता शिमला आ गया। बड़ा खूबसूरत पहाड़ी इलाका था। मौसम खुशगवार था। नाग ने महसूस किया कि आदमी जलंधर रेलवे स्टेशन से उसका पीछा कर रहा है। जहां भी वो जाता है वो वहीं आ जाता है। उस वक्त भी वो नाग के पीछे पीछे चला रहा था। शिमले की माल रोड पर बड़ी रौनक थी। नाग सबसे पहले एक होटल में गया। वहां उसने कमरा किराए पर लिया। सामान उसके पास कुछ भी नहीं था। बिस्तर वगैरह उसको होटल के से ही मिल गया था। उसने खाना खाया, कुछ देर आराम किया, फिर सैर करने शिमले की वादी में निकल गया। एक जगह पहाड़ के उकब में चढ़कर दरख्तों की कितारें चली गई थी। नाग भागकर एक कोठी के बरामदे में छप्पर तले आकर खड़ा हो गया। वो आदमी भी वहां पहुंच गया। नाग की तरफ वो बराबर घूर कर देख रहा था। यहाँ तन्हाई थी। वो आदमी नाग के करीब आया और बोला, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नाग मुस्कुराया, तुम कहीं CID के आदमी तो नहीं? वो आदमी एकदम संजीदा हो गया। क्या मतलब है आपका? नाग बोला, मतलब यह है कि तुम जलंधर से मेरा पीछा कर रहे हो। साफ जाहिर है कि तुम्हें मुझ पर शक है और तुम CID के आदमी हो। मगर मैं खतरनाक आदमी नहीं हूँ। मैं एक सयाह हूँ और मिस्र का रहने वाला हूँ। अगर तुम मुझसे पासपोर्ट तलब करोगे तो वो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। CID वाला हैरानी से नाग को तकने के लगा कि ये कैसा आदमी है कि एक गैर मुल्क में बगैर पासपोर्ट के सफ़र कर रहा है। उसने कहा, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी बगैर पासपोर्ट के सफ़र कर रहा हूँ। और मुस्कुराता हुआ चला गया। बारिश थम गई। नाग ने ख्याल न किया कि ये आदमी भी खतरनाक हो सकता है। वो वापस होटल में आ गया। शाम को अचानक किसी ने धड़ाधड़ दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। नाग ने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर पुलिस का पूरा दस्ता बंदूकें लिए खड़ा था। अपना पासपोर्ट दिखाओ, सिख थानेदार ने हुक्म दिया।
नाग ने कहा, पासपोर्ट तो मेरे पास नहीं है, तो फिर हमारे साथ चलो। सिपाही नाग को थाने ले गए। वहां जाकर उन्होंने उसे हवालात में बंद कर दिया। नाग ने थानेदार से कहा, सरदार जी मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, छोड़ दे। मैं तो शिमला की सैर करने आया हूँ, सैर करके ही जाऊंगा और तुम लोग मुझे कैद नहीं कर सकते। थानेदार ने नाग के मुंह पर जोर से तमांचा मारा। नाग बौखला गया, उसके दांतों से खून बहने लगा। वो नीचे गिर पड़ा। उसे बेहद गुस्सा आया। वो हमला करने ही वाला था कि रुक गया और उसे थानेदार के बच्चों पर रहम आ गया। बकवास बंद करो। रात को नाग को सिपाही एक ऐसे छोटे से कमरे में ले गए जहां मुजरिमों को अजियत दी जाती थी। नाग की कमीज उतरवाकर उसे नंगे फर्श पर लिटा दिया गया और उसके सीने पर बर्फ की सिल रख दी गई। थानेदार कुर्सी घसीट कर उसके सिराने बैठ गया और बैद उसकी गर्दन पर मारकर बोला, बताओ तुम किस मुल्क के लिए जासूसी कर रहे हो। नाग ने कहा, थानेदार साहब मुझे आपके बच्चों पर तरस आता है। आपने मुझे जिस कदर भी इस वक्त अजियत दी है मैं आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन अगर इसके बाद मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं मजबूर होकर हमला कर दूंगा और मेरे हमले से तुम में से कोई भी जिंदा न बच सकेगा। थानेदार ने इशारा किया। सिपाही ने नाग की गर्दन पर काफ़ी जोर से हाथ मारा। नाग बेहोश हो गया। उसे पानी वगैरह के छींटे देकर दोबारा होश में लाया गया। अब उसकी जुबान पर जले हुए सिगरेट लगाने की तैयारियां होने लगी। अब नाग इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने दिफा करने का फैसला कर लिया। थानेदार की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 4। मगर तुम्हें इससे क्या? नाग बोला, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन अगर वो यतीम हो गए तो तुम इसे पसंद करोगे क्या? बकवास बंद करो पागल के बच्चे। थानेदार ने जूता उतारकर नाग के सर पर दे मारा। नाग ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने थानेदार की तरफ अपनी लाल लाल आंखों से देखा और फिर उसकी नज़रों के सामने एक ज़बरदस्त ऊंचे लंबे फन वाला सांप बनकर लहराने लगा। थानेदार की सिट्टी गुम हो गई। दूसरे सिपाही भी दहशत के मारे पीछे हट गए। सांप ने थानेदार को भागने की मोहलत न दी। उसे लपक कर डसा और गायब हो गया। थानेदार तड़प तड़प कर मर गया। नाग वहां से फरार हो चुका था। उस रोज़ नाग ने शिमला से बस पकड़ी और वापस कालका आ गया, क्योंकि ट्रेन में अभी बहुत देर थी। कालका से अंबाला और फिर वहां से रेल में सवार होकर वो दिल्ली शहर की तरफ रवाना हो गया। थानेदार की मौत के साथ ही हिंदुस्तान के सारे थानों को तारें दे दी गईं। नाग का हुलिया बयान कर दिया गया कि इस हुलिये के आदमी को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। वो खतरनाक कातिल, जादूगर और जासूस है। नाग को इसकी खबर नहीं थी। वो रेल में बैठा था और रेल दिल्ली की तरफ उड़ी चली जा रही थी। अब जरा अंबर और मारिया की भी खबर लेते हैं कि उनके साथ दरिया में तूफान आने और कश्ती उलटने के बाद क्या गुजरी। अंबर को होश आया तो दरिया की लहरों ने उसे किनारे पर फेंक दिया। वो दरिया के किनारे खेत की दलदल में पड़ा था। उठकर उसने इर्द गिर्द देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसके कपड़े कीचड़ में खराब हो गए थे। उसने एक तरफ चलना शुरू कर दिया। ज़रा आगे जाकर एक गांव आ गया। वो वहाँ नहाया, कपड़े धोए और रेलवे स्टेशन पर आ गया। उसके पास चंद 1 रुपये थे। उसका भी यही ख्याल था कि मारिया और नाग उसे कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे। रेल आई, वो उसमें सवार हो गया। सफ़र करते करते वो बड़ौदा शहर पहुँच गया। यहाँ एक रात होटल में बसर की। दूसरे दिन शहर की सैर करता रहा। यहाँ वो बिल्कुल अजनबी था। एक जगह उसने महसूस किया कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। ये गंजा आदमी था और सफ़ेद कपड़ों में मलबूस था। अंबर से उसने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। अंबर ने उसे बताया कि वो मिस्र का रहने वाला है और हिंदुस्तान में सैर करने के लिए आया है। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? गंजे ने पूछा। अंबर ने बहाना बनाते हुए कहा, दरिया में कश्ती उलट गई थी, मेरा सारा सामान दरिया में बह गया, पासपोर्ट भी उसी में बह गया। गंजे को यकीन हो गया कि अंबर झूठ बोल रहा है और ज़रूर ये जासूस है और हिंदुस्तान में जासूसी करने आया है। उसने थाने जाकर इतला कर दी। पुलिस आ गई और अंबर को गिरफ्तार करके ले गई। अंबर परेशान हुआ कि ये मुसीबत जगह जगह उसका इंतजार करती है। यहाँ भी थानेदार ने उससे पूछगिछ शुरू कर दी, उसे अजियत भी दी। अंबर ने सिवाय इसके कुछ ना कहा कि वो सैर करने आया है। उसे जेल में बंद कर दिया गया। इत्तेफाक से जेल में उस इलाके का एक मशहूर डाकू भोपत भी कैद था। घनी मूछें, सुर्ख आंखें, खूनखार चेहरा। साफ लगता था कि उसने कई आदमियों को कत्ल किया है। भोपत डाकू ने अंबर से कहा, तुम जासूस क्यों हो? डाकू होते तो मैं तुम्हारी कदर करता। अंबर ने कहा, मैं जासूस नहीं हूँ, डाकू भी नहीं हूँ, बस मुसाफिर हूँ और सफ़र करता फिरता हूँ। भोपत डाकू से अंबर की दोस्ती हो गई। अंबर ने उसे बताया कि उसका एक भाई नाग और बहन मारिया दरिया में तूफान आने से बिछड़ गए हैं और वो उनकी तलाश में है। भोपत ने हंसकर मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम जासूस और महज पैसों के लालच में आकर हमारे मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हो। अंबर ने कहा, मुझे पैसों का लालच नहीं, मैंने कभी किसी के मुल्क की जासूसी नहीं की। मैं जिस वक्त चाहूँ और जितनी दौलत चाहूँ पैदा कर सकता हूँ। भोपत डाकू के कान खड़े हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो? भला ऐसा भी कभी हो सकता है कि आदमी जिस वक्त चाहे और जितनी चाहे दौलत पैदा कर सके? अंबर ने कहा, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास बड़ी ताकत है। तुम इन बातों को छोड़ो और ये बताओ कि अब जब तुम मेरे दोस्त बन गए हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? भोपत बोला, मैं यहाँ से फरार होकर अपने साथियों के साथ मिलना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि मुझे फरार होने में मदद दे सको? अंबर मुस्कुराया। ये बड़ी मामूली बात है, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? भोपत ने पूछा। फिर तुम ये ख्याल तो नहीं करोगे कि मैं जासूस हूँ? भोपत हंस पड़ा। अरे यार, तुम बड़े मस्खरे हो। ऐसा लगता है कि पागल खाने में ज़रूर रहे हो। भला इस जेल खाने की मोटी मोटी सुलाखें तोड़कर, संतरियों की राइफलों की बाढ़ से गुजर कर कभी कोई फरार भी हो सकता है। चलो यार, उठो, चलकर खाना खाते हैं। अंबर ने भोपत की आंखों में आंखें डालकर कहा, भोपत, तुमने मुझे दोस्त कहा, ये बताओ क्या तुम यहाँ से फरार होना चाहते हो?
क्योंकि मैं जिस वक्त और जब चाहूँ यहाँ से फरार हो सकता हूँ और तुम्हें भी फरार होने में मदद दे सकता हूँ। भूपत डाकू एकदम संजीदा हो गया। अंबर की बात का उस पर असर हुआ था। सोचने लगा ये नौजवान जरूर गैर मामूली ताकत रखता है, जब भी इसकी बात में वजन मालूम होता है। उसने कहा, अंबर भाई, तुम किस तरह मुझे फरार होने में मदद दे सकते हो? आधी रात को मेरे साथ यहाँ फरार होने के लिए तैयार रहना। भूपत बोला, मुझे बंदूक की जरूरत होगी। अंबर ने कहा, बंदूक हमें मिल जाएगी। भूपत डाकू शाम तक यही सोचता रहा कि ये अंबर झूठ बोल रहा है कि सच। बहरहाल वो तैयारी भी करता रहा कि कोई खबर नहीं, ये कोई ऐसा काम कर गुजरे कि वो फरार हो जाए, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने शाम होते ही अपने शक का इजहार भी किया। अंबर, मुझे अभी तक यकीन नहीं आता, बेहतर है कि तुम भी यहाँ से भागने का इरादा तर्क कर दो। अंबर हंसा। भूपत, मैं एक बार जो वादा कर लेता हूँ फिर उसे जरूर पूरा करता हूँ। तुम आज आधी रात के बाद आज़ाद होगे, तैयार रहना। रात गुजरने लगी। अंबर जेल के बरामदे में दूर सुतून के साथ लगकर आराम कर रहा था। भूपत डाकू भी सामने वाली दीवार के साथ लगकर बैठा था। दूसरे कैदी सो रहे थे। दरवाजे के बाहर 2 संतरी राइफलें लिए पहरा दे रहे थे। जब घड़ियाल ने रात के 12 बजाए तो अंबर अपनी जगह से उठकर भूपत के पास आया और उसके कान में बोला, वक्त आ गया है, तैयार हो, मैं अपना काम करने लगा हूँ। जिस वक्त इशारा करूँ मेरे साथ आ जाना। भूपत की समझ में नहीं आ रहा था कि ये शख्स कैसी बातें कर रहा है और ये इतनी मजबूत जेल से इतने चौकी पहरे से किस तरह फरार होगा। वो कुछ तैयार भी था और कुछ तैयार नहीं भी था। बहरहाल वो तेल देख रहा था और तेल की धार देख रहा था। अंबर खामोशी से उठकर दरवाजे की सुलाहों के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने चौकीदार से कहा, प्यास लगी है, अंदर पानी खत्म हो गया है। संतरी ने राइफल का दस्ता अंबर के कंधे पर रखकर उसे जोर से पीछे धकेल दिया। बदतमीज, पीछे जाकर मरो, पानी नहीं है तो हम क्या करें? खबरदार जो अब दरवाजे के पास आए। भूपत ने आंखें बंद कर लीं। समझ गया कि ये अंबर कोई पागल आदमी है और अपने साथ उसे भी मरवाएगा। ख्वामख्वाह उसने अंबर से बात की। अंबर जरा पीछे हटकर खड़ा हो गया। अब वो अंधेरे में था। संतरी चक्कर लगाकर दरवाजे के आगे से गुजरने लगा तो अंबर ने सुलाखों में से हाथ निकालकर उसकी गर्दन के गिर्द बाजू डालकर इतने जोर से झटका दिया कि संतरी की गर्दन टूट गई। अंबर ने उसे छोड़ दिया, वो जमीन पर गिर पड़ा। पत्थर की तरह दूसरा संतरी गुजरने ही वाला था कि अंबर ने एक हाथ से दरवाजे का ताला पकड़कर जोर से मरोड़ा। ताला टूटकर उसके हाथ में आ गया। भूपत ये सब कुछ हैरानी से देख रहा था। वो उठकर खड़ा हो गया। अंबर ने दूर से उसे इशारा करके पास बुलाया। उसने तो सचमुच ताला तोड़ डाला था। भूपत हैरान रह गया। वो जल्दी से उठकर अंबर के पास आया। अंबर ने सरगोशी में कहा, खामोशी से मेरे पीछे आ जाओ। उन्होंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और साथ ही दीवार से लगकर खड़े हो गए। दूसरा संतरी राउंड लगाता वहाँ आया तो उसको पहले संतरी की लाश नजर आई। वो सीटी बजाने ही वाला था कि पीछे से उछलकर अंबर ने उसकी गर्दन में बाजू डालकर जोर से झटका दिया और उसे भी खत्म करके ज़मीन पर फेंक दिया। एक बंदूक अंबर ने और दूसरी बंदूक भूपत ने उठा ली। उनकी गोलियों की पेटियां भी उतार कर उन्होंने अपनी कमर के गिर्द बांध ली। जल्दी से निकलो। भूपत ने कहा, अभी दीवार फांदनी है, यहाँ से बाईं तरफ सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। भूपत को जेल खाने का सारा पता था। दोनों सीढ़ियाँ चढ़कर जेल की छत पर आ गए। यहाँ हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। एक संतरी कोने में छत के किनारे पर खड़ा पहरा दे रहा था। अंबर ने भूपत से कहा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं इसकी खबर लेकर आता हूँ। अंबर अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता चलता पहरेदार तक पहुंच गया। पहरेदार ने पाँव की आहट सुनी, पलटकर अंबर को अंधेरे में देखा और गोली चलाने वाला था कि अंबर ने लात मारकर उसे छत पर गिरा लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया ताकि वो आवाज़ ना निकाल सके। भूपत, जल्दी करो। भूपत भाग कर आया। उन्होंने पहरेदार को बांध कर फेंक दिया। रस्सा ज़रूरी है, इसके बगैर हम इस छत से नीचे नहीं उतर सकते। अंबर ने कहा, फिक्र ना करो, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। अंबर ने भूपत को उसी जगह खड़े रहने को कहा और खुद वापस सीढ़ियाँ उतरकर स्टोर रूम में आ गया। यहाँ से रस्सा लिया और वापस आ रहा था कि एक सिपाही ने उसे देख लिया। खड़े रहो, कौन हो तुम? भागे तो गोली चला दूंगा। अंबर ने कहा, दरोगा जी ने रस्सा मंगवाया है। इस वक्त तुम्हारा बाप दरोगा कहाँ जाग रहा है? सिपाही अंबर के पास आ गया। बंदूक की नाली उसके सीने पर रख दी। चुपचाप वापस चलो, अगर जरा इधर उधर हुए तो गोली मार दूंगा। अंबर कुछ देर के लिए परेशान हो गया। कमबख्त ने रंग में भंग डाल दिया था, मगर वो घबराने वाला नहीं था। उसकी हजारों साल जिंदगी खतरों से खिलते गुजर गई थी। उसने पलक झपकते में उछलकर सिपाही के जबड़े पर ऐसा मुक्का मारा कि वो उलट कर गिरा और बंदूक उसके हाथ से परे गिर पड़ी। अंबर ने लपक कर उसका मुंह बंद कर दिया। सिपाही ने बहुत जोर लगाया, मगर अंबर की ताकत के आगे उसकी एक न जल सकी। उसे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई चट्टान उसके ऊपर गिर पड़ी है। थोड़ी देर बाद ही सिपाही बेहोश पड़ा था। अंबर रस्सा लेकर तेजी से ऊपर आ गया। उन्होंने रस्सा एक जगह बांधकर दीवार के दूसरी तरफ नीचे खाई में फेंक दिया। पहले भूपत डाकू नीचे उतरा, फिर अंबर उतर गया। खाई में टखनों तक पानी था। वो पानी में चलते किनारों पर चढ़ गए और एक तरफ भागना शुरू कर दिया। काफी दूर तक भागने के बाद वो एक गांव में पहुंच गए। रात अंधेरी थी, गांव के लोग सो रहे थे। अंबर ने कहा, यहाँ क्यों आ गए हो? भूपत बोला, किसी अमीर आदमी के घर से घोड़े चोरी करेंगे। गरीब आदमियों को भूपत ने कभी कुछ नहीं कहा। एक मकान गांव में सबसे ऊंचा था और पुख्ता भी था। साफ मालूम हो रहा था कि किसी अमीर जागीरदार का मकान है। उसका तवेला भी था जहां घोड़े बंधे थे। भूपत ने तवेले का दरवाजा खोल दिया। बाहर पहरेदार सो रहा था। उसे कोई खबर न हुई। कुत्ता उठकर भौंकने लगा। भूपत ने कुत्ते के सर पर बंदूक का दस्ता इस जोर से मारा कि वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन कुत्ते के भौंकने से चौकीदार की आंख खुल चुकी थी।
उसने जो दो आदमियों को घोड़े खोलते देखा था बंदूक तान ली। खबरदार, अगर अपनी जगह से हिले तो गोली मार दूंगा। अंबर चौकीदार की बंदूक के सामने आ गया। भोपत, घोड़े खोलकर बाहर निकलो। चौकीदार ने अंबर का सीने का निशाना बांधकर गोली चला दी। भोपत ने पलट कर देखा। उसे यकीन था कि गोली अंबर के सीने में लगी है, वो मर गया होगा। लेकिन वो भागकर भोपत के पास आया और घोड़े पर सवार हो गया। भोपत भी घोड़े पर सवार हो गया। भागो! उन्होंने घोड़ों को एड़ लगाई। चौकीदार दूसरी बार फायर करने वाला था कि उन्होंने धक्का देकर उसे गिरा दिया। भोपत ने चौकीदार के सर पर बंदूक से फायर किया और उसे हिला कर डाला। दोनों घोड़े दौड़ाते हवेली से बाहर निकल गए। हवेली के लोग जाग पड़े थे, मगर भोपत और अंबर हवा से बातें करते वहां से 9-2-11 हो चुके थे। काफी दूर घोड़े दौड़ाते हुए जब वो दूसरे गांव से भी आगे निकल आए तो भोपत ने अंबर से पूछा, गोली तुम्हारे सीने पर लगी थी, फिर तुम्हें कुछ नहीं हुआ? न जख्म आया न खून निकला? अंबर ने कहा, गोली मुझे नहीं लगी थी, मगर मैंने खुद देखा था कि बंदूक की नाली का रुख तुम्हारे सीने की तरफ था। अंबर हंसा, तुम्हारा वहम है, अगर गोली मुझे लगती तो मैं मर जाता। जाहिर है अगर मैं जिंदा हूं तो गोली मुझे नहीं लगी। भोपत उलझन में था। उसे यकीन नहीं आ रहा था, मगर यकीन करना भी पड़ रहा था, क्योंकि अंबर जिंदा था। अगर उसे गोली लगती तो कैसे जिंदा रहता? मगर गोली तो उसे लगी थी। भोपत चक्कर खाकर रह गया। उनके घोड़े बहुत दूर निकल गए। अब आसमान पर सुबह की हल्की की रोशनी नजर आने लगी थी। खेतों में हरावल लहरा रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। अंबर ने पूछा, आप किधर का इरादा है? हम किधर को जा रहे हैं? भोपत ने घोड़ा रोककर दाएं तरफ देखा और कहा, कोट राय की पहाड़ियों में चलेंगे, वहां मेरे साथ ही मिल जाएंगे। क्या तुम मेरे साथ ना चलोगे? जरूर चलूंगा। सूरज निकल रहा था कि दोनों कोट राय की छोटी छोटी पहाड़ियों में एक जगह पहुंचकर रुक गए। वहां घोड़े से उतरकर भोपत ने मुंह से जानवरों की आवाज निकाली। दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। भोपत ने दूसरी बार आवाज निकाली, मगर उसका भी कोई जवाब न आया। भोपत एक खो के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आया तो एक आदमी उसके साथ था। दोनों हाथों में हाथ दिए हंसते आ रहे थे। उसने अंबर की तरफ देखकर कहा, ये मेरा यार मैनेजर या डाकू है, अंदर सो रहा है और अभी एक पटेल को मार कर आ रहा है। और सुन रहे हो संजरिया, ये अंबर है, मेरा जेल में दोस्त है। इसने जेल का ताला एक हाथ से तोड़ डाला। मंजरिया डाकू ने अंबर से हाथ मिलाया, कहने लगा, यार भोपत, ये अंबर तो बड़ा नाजुक सा लड़का है, ये नाजुक नाजुक हाथ भला जेल का ताला तोड़ सकते हैं? भोपत बोला, मेरे सामने इसने ताला मरोड़कर तोड़ डाला था। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, पुलिस हमारे पीछे लगी, आप किधर का इरादा है? मंजरिया कहने लगा, हमें अपने साथियों को ढूंढकर अपने गिरोह बनाना चाहिए। अकेले अकेले हम कब तक फिरते रहेंगे? इस तरह तो हम पकड़े भी जा सकते हैं। तो फिर चलो राजकोट की तरफ चलते हैं। शिवाजी वहीं कहीं किसी जगह छुपा होगा। भोपत ने मंजरिया और अंबर को साथ लिया और राजकोट जाने वाली सड़क पर चल पड़े। ये छोटी सी सड़क थी जो आगे जाकर बड़ी होती गई। उस पर बसें भी नजर आने लगीं। भोपत ने घोड़े सड़क पर से उतार लिए और खेतों में से होकर गुजरने लगा। शहर राजकोट भी बहुत दूर था। रात का अंधेरा छा रहा था कि ये लोग शहर से बाहर वाली बस्ती में पहुंच गए। यहाँ शहर की इमारतें रोशन नजर आने लगी थी। मंजरिया, तुम्हें सेवाजी के ठिकाने का पता है? क्यों नहीं दादा, रामदास की खोली में रहता है। ये जगह राजकोट शहर के बाहर एक मोहल्ले में थी। भोपत और मंजरिया दोनों मफरूर डाकू थे। पुलिस उनकी तलाश में थी। शहर में जगह जगह उनके इश्तिहार लगे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए हुकूमत ने 1000 रुपये इनाम मुकर्रर कर रखा था। भोपत और मंजरिया ने भेस बदल रखा था और पुलिस की सिपाही की वर्दी में थे। अंबर उनके साथ सफ़ेद कपड़ों में था। रामदास की खोली में जाकर पता चला कि सेवाजी सोनागाची गया हुआ है। सोनागाची एक अड्डा था जहां शहर के बदमाश छुपकर असलहा वगैरह फरोख्त किया करते थे। पुलिस उस इलाके के इर्द गिर्द मंडलाती रहती थी, लेकिन चूंकि भोपत और मंजरिया पुलिस की वर्दी में थे, इसलिए वो बेधड़क होकर सोनागाची के इलाके में आ गए। एक आदमी ने बताया कि सेवाजी फलां जगह पर है। भोपत और मंजरिया उस मकान के बाहर जाकर खड़े हुए। उसने अंबर से कहा, अंबर यार, तुम जरा दरवाज़ा खटखटाओ और पूछो कि सेवाजी कहाँ है, हम अंधेरे में हो जाते हैं। अंबर ने दस्तक दी। एक मूंछों वाला खूनखार से चेहरे वाले आदमी ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कौन हो तुम? अंबर ने पूछा, सेवाजी कहाँ है? अरे मैं ही सेवाजी हूँ, तू कौन है? इतने में भोपत और मंजरिया ओट से निकल आए और सेवाजी यार कहते उससे लिपट गए। तीनों दोस्त खूब गर्मजोशी से मिले। अंबर से भी उन्हें मिलाया गया। इस किस्म के डाकुओं के साथ अंबर का पहला इत्तेफाक था। सेवाजी उन सबको अंदर ले गया। 2 चारपाइयाँ कमरे में बिछी थीं। छत से पंखा चल रहा था। ज़मीन पर दरी बिछी थी जिस पर 2-3 खौफनाक चेहरों वाले आदमी बैठे बातें कर रहे थे। उन लोगों को अंदर आता देखकर वो चुप हो गए और अंबर को शक भरी नज़रों से तकने लगे। वो भोपत और मंजरिया डाकू को तो जानते थे, लेकिन अंबर को पहली बार देख रहे थे। एक बोला, ये लौंडा कहाँ से पकड़ लाए हो मंजरिया भैया? मंजरिया बोला, ये तो भोपत दादा अपने साथ लाया है, कहता है इसने जेल का ताला तोड़ डाला था। एक बदमाश ने कहका लगाया, अरे इसके हाथ तो औरतों जैसे हैं, ये कैसे ताला तोड़ सकता है? राम कसम, इन हाथों में चूड़ियाँ कितनी भली लगें। और बाकी बदमाश भी कहका मारकर हंस पड़े। अंबर को उन बदमाशों का मजाक बहुत बुरा लगा, मगर वो खामोश रहा। वो मजाक में आगे बढ़ते गए। उन्होंने अंबर पर फिक्रे कसने शुरू कर दिए। जब भोपत ने बताया कि अंबर उनके गिरोह में शामिल हो गया तो एक बदमाश ने कहा, तो फिर हमारी नाक में नथ डलवा कर हमें घर बैठ जाने दो दादा। अरे ये नरमो नाजुक लौंडा तो एक रोज़ हमें फांसी पर चढ़ा कर रहेगा, इससे डाका क्या पड़ेगा? हाँ, ये हमें ज़रूर गिरफ्तार करवा के दम लेगा। भोपत ने कहा, अरे नहीं गंगू, अंबर बहादुर है। गंगू बोला,
तो फिर मुझसे दो दो हाथ करके देख ले अगर बहादुर है तो। क्यों अंबर, तुम तैयार हो? अंबर ने सर हिलाकर कहा, ज़रूर। फिर उसने गंगोली की तरफ देखकर कहा, किस किस्म का मुकाबला करना चाहते हो तुम मुझसे? गंगू ने जोर से कहका लगाया, अरे कल का लौंडा हमसे पूछता है कि मुकाबला कैसा होना चाहिए। अरे तू बता क्या चाहता है? अंबर ने भोपत की तरफ देखा। भोपत दादा, अपना पिस्तौल भरकर मुझे दे दो। भोपत ठिठक सा गया, क्या मतलब? अंबर ने कहा, तुम जरा पिस्तौल तो दो। भोपत ने पिस्तौल अंबर के हवाले कर दिया। अंबर ने उसे खोलकर सबको दिखाया। देख लो, इसमें 12 गोलियां भरी हैं, इसका एक भी चैम्बर खाली नहीं। मैं इस पिस्तौल को अपने माथे पर रखकर गोली मारूंगा। अगर गंगू इसी तरह माथे पर पिस्तौल रखकर गोली खाए और जिंदा रहे तो मैं मुकाबला हार जाऊंगा। सब लोग सन्नाटे में आ गए। बड़ी कड़ी शर्त थी। भला ये कैसे हो सकता था कि पिस्तौल की गोली सर में लगे और आदमी जिंदा रहे? गंगू भी कुछ घबरा सा गया, मगर हंसकर बोला, पहले तू सर में गोली मार के दिखा। अंबर ने कहा, मुझे मंजूर है। महफिल में गहरी खामोशी छा गई। भोपत ने अंबर से कहा, नहीं नहीं, ऐसा मुकाबला हम नहीं चाहते। मंजरिया ने भी अंबर को मना किया, लेकिन सबके देखते देखते अंबर उठ खड़ा हुआ। उसने पिस्तौल अपने माथे से लगाई और ट्रिगर दबा दिया। धाई की आवाज़ आई कि ज़बरदस्त धमाका हुआ पिस्तौल चली। उसमें से गोली निकलकर अंबर के माथे पर लगी और फिर नीचे गिर पड़ी। अंबर उसी तरह खड़ा रहा, सिर्फ उसके माथे पर बारूद का स्याह धब्बा सा लगा रह गया। वहाँ जितने आदमी बैठे थे सबके सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गए। एक पल के लिए किसी के मुंह से कोई लफ्ज़ न निकल सका। फिर भोपत डाकू ने अंबर की तरफ देखकर कहा, यह कैसे मुमकिन है? अंबर ने बड़े आराम से पिस्तौल गंगोली की तरफ फेंक कर कहा, अब तुम अपने माथे पर गोली मारकर दिखाओ। गंगोली का रंग जर्द था। पिस्तौल उसके आगे पड़ा था, मगर उसमें उसे उठाने की हिम्मत नहीं थी। अंबर ने जोरदार आवाज़ में कहा, अब बोलते क्यों नहीं? बड़ी बढ़ बढ़ कर बातें कर रहे थे, डर क्यों गए? उठाओ पिस्तौल, चलाओ अपने सर पर गोली, नहीं तो चूड़ियाँ पहनो मेरे सामने। मंजरिया डाकू ने कहा, गंगू उठाओ पिस्तौल, अपने सर पर गोली मारो, तुम इसी लायक हो। गंगू बदमाश ने पिस्तौल उठाया और उसका रुख अंबर की तरफ करके दाएं दाएं पिस्तौल की सारी गोलियां अंबर पर चला दी। उसका ख्याल था कि अंबर तड़प कर गिरेगा और मर जाएगा, मगर अंबर अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा और गोलियां उसके जिस्म से टकरा टकरा कर नीचे गिरती रहीं। सारी महफिल दंग रह गई। भोपत ने आगे बढ़कर अंबर की आंखें खोल दी। देखा कि कहीं इसने अंदर लोहे की बास्केट तो नहीं पहन रखी, मगर अंदर कुछ भी नहीं था। अंबर ने इतनी देर में मंजरिया की जेब से पिस्तौल निकाला और गंगू पर फायर कर दिया। गोली उसकी गर्दन में लगी और खून उबला। गंगू बदमाश दरी पर गिरा और खून में लथपथ होकर तड़पने लगा। इसके साथ यही सलूक होना चाहिए था, सेवा जी ने कहा। यह कमीना आदमी था, अच्छा हुआ मारा गया। मगर अंबर भाई, तुम पर गोली ने असर क्यों नहीं किया? सेवा जी के इस सवाल पर भोपत और मंजरिया ने भी यही सवाल किया और अंबर के जिस्म को हाथ लगा लगा कर देखने लगे। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा बदन भी तुम्हारे जैसा ही है। मंजरिया बोला, फिर तुम पर गोली असर क्यों नहीं करती? अंबर ने कहा, मुझ पर आग और तलवार भी असर नहीं करती। भोपत बोला, क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? हाँ, तुम यही समझ लो कि मेरे पास कोई जादू है। भोपत, मंजरिया और सेवा जी अंबर से बड़े मरूब हुए। भोपत ने कहा, मेरा ख्याल दुरुस्त निकला कि हवेली के चौकीदार ने तुम पर गोली चलाई थी, मगर असर नहीं हुआ था। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अंबर ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उस रात ये लोग राजकोट से निकलकर रोही नदी अबूर करके जिला खेर के जंगल में आ गए। यहाँ एक पुराने किले के खंडर थे। ऐसी जगह उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ उनके साथ 6-7 और डाकू भी आन मिले। अब वो किसी नई जगह डाका डालने का प्रोग्राम बना ले गए। अब हम मारिया की तरफ चलते हैं। दरिया में तूफान आ गया, कश्ती उल्टी और तीनों दरिया में गिरे। लहरों ने उन्हें उठाकर नीचे फेंका। वो दरिया की तह में गए और जब उभरे तो अलग अलग हो चुके थे। नाग और अंबल का हाल हम आपको बता चुके हैं। अब हम मारिया की खबर लेते हैं कि वो किस हाल में है। जब वो दरिया से उभरी तो उसने हाथ चलाए। उसके हाथ में कश्ती का एक तख्ता आ गया। वो उसके साथ लटक गई। तख्ते ने उसे लहरों पर बहाना शुरू कर दिया। तूफान थम गया था। दरिया का पाट बड़ा चौड़ा था। बारिश भी रुक गई थी। रात ढलने लगी। सारी रात मारिया तख्ते से लगी बहती रही। दिन की रोशनी हुई तो मारिया ने देखा कि तख्ता दरिया के किनारे की तरफ जा रहा है। आखिर किनारे के साथ जाकर तख्ता लग गया। मारिया किनारे पर चढ़कर लेट गई। वो बेहद थकी हुई थी। कितनी देर वो गीली ज़मीन पर लेटी रही। जब उसकी थकान दूर हुई तो उठी और एक तरफ को रवाना हो गई। वो सबसे पहले अपने कपड़े बदलना चाहती थी, क्योंकि कपड़े गीले होकर ख़राब हो चुके थे। चलते चलते उसने सुबह की रोशनी में दरख्तों के झुंड के नीचे चंद एक मकान देखे। करीब जाकर मालूम हुआ कि धोबियों के मकान हैं। बाहर तालाब पर धोबी कपड़े धो रहे थे। अंदर मकान में धोबने कपड़ों पर इस्त्री फेर रही थी। मारिया को यही चाहिए था। वो एक मकान में आ गई। उसने इस्त्री किए हुए औरतों के कपड़ों में से एक जोड़ा चुपके से उठा लिया और दूसरी कोठरी में जाकर तब्दील कर लिया। गीले कपड़े लाकर उसने धोबन के करीब रख दिए। धोबन ने जो गीले कपड़े देखे तो हैरान होकर बोली, अरे मैया, ये गीले कपड़े किसके हैं? ये कहाँ से आ गए? दूसरी धोबने भी उन कपड़ों को ताज्जुब से देखने लगी, जो ना सिर्फ ये कि गीले थे बल्कि उन पर कीचड़ भी लगा था। अरे भूत आ गया, भूत! वो कोठरी से भाग कर निकली। भूत भूत का हर तरफ शोर मच गया, मगर मारिया उनका एक गधा खोलकर उस पर सवार होकर वहां से जा चुकी थी। गधा बड़े आराम आराम से चल रहा था। कच्ची पगडंडी पर एक सड़क पर आ गई। यह सड़क किसी करीबी शहर को जाती थी। मारिया का गधा भी किसी को नजर नहीं आ रहा था। मारिया एक जगह खड़ी होकर सोचने लगी कि किस तरफ को चला जाए। वहाँ एक बुढ़ा भी खड़ा सड़क पर शायद बस के आने का इंतजार कर रहा था। इतने में मारिया का गधा ढेंचू ढेंचू करने लगा।
बुढ़ा चौंक उठा क्योंकि उसे गधे की रेंगने की आवाज़ तो आ रही थी मगर गधा कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो परेशान होकर इधर उधर तकने लगा। मारिया ने शरारत से कहा, घबराओ नहीं बाबा, ये मेरा गधा बोल रहा है। अब जो औरत की आवाज़ सुनी तो बुढ़े की घिघी बन गई क्योंकि औरत की आवाज़ आ रही थी मगर औरत भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। भूत भूत इतना कहकर बुढ़ा सड़क पर भागने लगा। मारिया को बड़ी हंसी आई। उसने गधे को वहीं छोड़ दिया और खुद बस का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में बस आ गई। उसमें रश नहीं था। मारिया उसमें सवार हो गई। बस आगे चल पड़ी। मारिया सबसे पिछली सीट पर खिड़की के साथ लगी बैठी थी। बस कंडक्टर वहां ना आया क्योंकि उसे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बस उसी शहर की हदूद में दाखिल हो रही थी। वो शहर के पहले स्टॉप पर जाकर रुक गई। मालूम हुआ कि ये राजकोट शहर है और उसका पहला बस स्टॉप है। मारिया बस से नीचे उतर आई। उसे भूख महसूस हो रही थी। चलते चलते उसने एक होटल देखा। उसके अंदर लोग बैठे खाना खा रहे थे। मारिया ने अंदर जाकर बुना हुआ एक मुर्ग थाल में से उठा लिया। बावर्ची ने अभी अभी मुर्ग वहां रखा था। अब जो थाल खाली देखा तो बनचक्का होकर इधर उधर तकने लगा कि मुर्ग कहाँ चला गया। मारिया कहाँ गई? उसकी मुलाकात अंबर और भोपत डाकू से कहाँ हुई? नाग भोपत डाकू से कहाँ मिला? ये आप इस नावल की अगली किस्त में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।